नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 12, अल्ट्रामैन के बगल में साइन इन करें, मेचा मेकिंग कौशल को पुरस्कृत करें। रास्ते में इशिता मल्होत्रा ने फ़ोन किया। उधर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के निदेशक अभी अभी घर पहुंचे थे और कार रुकी भी नहीं थी कि उन्होंने तुरंत ड्राइवर को वापस जाने दिया। जब राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा पहुंचे तो निर्देशक स्वयं सामने आए और राघव मल्होत्रा को एक बार फिर पूंजी की ताकत दिखाई दी। समय पर काम से छुट्टी पाने का क्या तरीका है? ट्रिलियन ग्रुप के अध्यक्ष शादी करने जा रहे हैं और यहाँ तक कि काम के बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो भी उनके लिए दरवाजा खोल सकता है। बच्चे की मां सचमुच अद्भुत है। दस्तावेज जमा करने के साथ ही विवाह प्रमाण पत्र की फोटो भी आवश्यक है। इशिता मल्होत्रा को लगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और वे तस्वीरें यूं ही नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बगल के फोटो स्टूडियो में जाकर एक सुंदर तस्वीर लेने का सुझाव दिया। इसलिए परिवार अस्थायी रूप से बगल के स्टूडियो में चला गया। लड़कियों को मेकअप करने में बहुत समय लगता है, लेकिन राघव मल्होत्रा इसे सहजता से कर सकते हैं। अनन्या और आरव को भी अपने माता पिता के साथ तस्वीरें खींचवानी पड़ती हैं। उनके छोटे बच्चों की त्वचा नाजुक है, प्यारी बड़ी आंखें हैं और लंबी और घुंघराले पलकें हैं। बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही परिपूर्ण है। इसलिए जल्द ही राघव मल्होत्रा अपने बेटे और बेटी के साथ मां के मेकअप का इंतजार करने लगे। आरव और राघव मल्होत्रा एक साथ थे, अभी भी कुछ असहज थे। चारों ओर देखा और अचानक पाया कि वहां खिड़की में अल्ट्रामैन का एक मॉडल था। छोटा लड़का अनायास ही चला आया। जब अनन्या ने अपने भाई को जाते हुए देखा तो उसने उसकी नज़रों का पीछा किया और अल्ट्रामैन को देखा। उसने तुरंत राघव मल्होत्रा का हाथ खुशी से पकड़ लिया और कहा, बाबा वहाँ अल्ट्रामैन है। मैं अल्ट्रामैन के साथ एक फ़ोटो लेने जा रहा हूँ। क्या बाबा अनन्या की तस्वीरें लेने में मदद कर सकते हैं? छोटी राजकुमारी ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया। निश्चित रूप से राघव मल्होत्रा ने मना नहीं किया और अपनी बेटी को उठाया और खिड़की तक चला गया। डिंग! अल्ट्रामैन के बगल में साइन इन करने और प्राथमिक मेचा विनिर्माण तकनीक को पुरस्कृत करने के लिए मेजबान को बधाई। मिटाओ मेचा निर्माण प्रणाली बहुत बड़ी है। गाय बैच, ये चीज़ कोई लग्जरी घड़ी नहीं है, ये तो असली हुनर है। इसके अलावा मेचा एक उच्च स्तरीय तकनीक है जिसका पीछा पूरा ब्लू स्टार कर रहा है। चाओफान समूह भी इस पहलू को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। राघव मल्होत्रा को कुछ समझ है, इसलिए जब वह कुछ सेकंड के भीतर कौशल को समझ लेता है तो उसे तुरंत पता चलता है कि प्राथमिक विनिर्माण ये तकनीक अब घोषित किए गए मेचा अनुसंधान की प्रगति को पूरी तरह से पार कर गई है। मैं भरोसा करता हूँ, प्रणाली वास्तव में शक्तिशाली है। अनन्या को नहीं पता था कि उसके पिता ने थोड़े समय में क्या किया था और फिर भी उत्साह से अपने पिता के शब्दों को खींच लिया और खिड़की में अल्ट्रामैन की ओर इशारा किया। बाबा अल्ट्रामैन को देखो। अनन्या को अल्ट्रामैन पसंद है क्योंकि इसे खटखटाना उबाऊ है और यह बड़ा और बड़ा हो सकता है। जब आरव ने देखा कि उसे क्या पसंद है तो वह थोड़ी देर के लिए राघव मल्होत्रा के साथ अपने रिश्ते को भूल गई और बोली, मामा भविष्य में असली अल्ट्रामैन बनाएंगे। मैं मामा के साथ भी काम करूंगा। भविष्य में मैं एक सुपर थका हुआ सुपरमैन, एक लड़ाकू कवच डिजाइन करूंगा जो अल्ट्रामैन से भी अधिक उबाऊ है। राघव मल्होत्रा ने स्वीकृति भरी आंखों से अपने बेटे की ओर देखा। छोटा आरव अच्छा है, इतनी छोटी सी उम्र में इतना स्पष्ट और ऊंचा लक्ष्य, पापा की तरह। जब वह बच्चा था तो उसके भी ऐसे ही लक्ष्य थे, जैसे वैज्ञानिक बनना या अल्ट्रामैन की परिवर्तन कुंजी प्राप्त करना और दुनिया को बचाने वाला नायक बनना। आरव केवल 3 साल का है और उसके इस लक्ष्य ने उसके पिता का दिल जीत लिया है। राघव मल्होत्रा को कुछ देर के लिए गर्व हुआ और उन्होंने अपने बेटे से कहा, युद्ध कवच, तुम्हारे पिता और मेरे लिए यह एक मामूली बात है। अनन्या ने खुशी से उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी काली और सफ़ेद आंखें तारों भरे आकाश की तरह चमक रही थीं। बाबा, क्या आप एक बड़ा मेचा बना सकते हैं? आरव भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। काफ़ी देर बाद उसने अपने मुंह से कहा, मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा। राघव मल्होत्रा ने अपने बेटे की ओर देखा और एक पल के लिए इस दिखावटी छोटे लड़के को उठाकर पीटना चाहा ताकि वह अपने पिता की महिमा जान सके। लेकिन जिस तरह से उसने अल्ट्रामैन को देखा, उसे देखकर उसका दिल अचानक फिर से नर्म हो गया। अरे, ये तो बस 3 साल का छोटा सा बच्चा है। पिता बनना, अधिक समावेशी बने। वह पहले से ही एक बड़ा बच्चा है और वह एक बच्चे के रूप में क्या जानता है यह नहीं जानता है। राघव मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा और अनन्या दुखी थी। उसने अपने बच्चों की रक्षा के लिए मुर्गी की तरह अपने हाथ खोले और अपने पिता की रक्षा करते हुए अपने भाई से बहस करने के लिए मुंह फुला लिया। भाई, तू तो बुरा है। बाबा पर विश्वास रख। बाबा बहुत चिकना है, ये बुरे लोगों को हरा सकता है और मेचा को बड़ा बना सकता है। बाबा के पास महंगी कारें भी हैं। बाबा सर्वश्रेष्ठ हैं।
आरव अपनी बहन के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था और उसके छोटे से चेहरे पर एक पल के लिए भाव धीमे पड़ गए, लेकिन अंततः वह हार गई। माँ ने कहा कि वह बड़ा भाई है, उसे अपनी बहन को लाड प्यार करना चाहिए और उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। इधर राघव मल्होत्रा अपने बेटे और बेटी से बात कर रहे थे, तभी अचानक स्टोर के दरवाजे पर लगी विंड चाइम बज उठी और कैजुअल जैकेट पहने एक आदमी अंदर आया। ऐसा लग रहा था कि वह सीधे दुकान की ओर जा रहा है, और जैसे ही उसकी नज़र अंदर गई, वह किसी को ढूंढने लगा। इंटरनेट पर अब 400 ड्रोन के रोमांटिक प्रपोजल भरे पड़े हैं। कुणाल रेड्डी घर पर बोर हो रहे थे और उन्होंने पाया कि उनमें से 1 दर्जन ड्रोन तो बस यही थे। पहले तो उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन फिर उसने गलती से पार्क का नज़ारा देखा। हालांकि अंधेरे में केवल एक पीठ थी, लेकिन वह कभी भी अपनी देवी को गलत नहीं समझेगा। पिछले अक्षर से दोबारा संपर्क करने पर उन्होंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि कोई उनकी देवी इशिता मल्होत्रा को प्रपोज कर रहा है। वह उसे रोकने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो आए, लेकिन उन्हें बताया गया कि बहुत देर हो चुकी है और इशिता मल्होत्रा ने पहले ही तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। वह बिना रुके भागता रहा और जैसे ही वह अंदर आया, उसने राघव मल्होत्रा के शब्द सुने, युद्ध कवच, तुच्छ, बकवास, तुम कौन हो, इतने पागल। दोबारा देखने पर पता चलता है कि राघव मल्होत्रा 2 प्यारे छोटे बच्चों से घिरे हुए हैं, है ना, अनन्या और आरव। कुणाल रेड्डी को अचानक समझ आ गया, ये वही आदमी है जिसने अपनी ताकत से इशिता मल्होत्रा को प्रपोज किया था। आरव, सबसे बड़े भाई के रूप में तुम वास्तव में छोटी बहन से बेहतर हो। हर कोई जानता है कि कौन शेखी बघार रहा है। ये लड़ाकू कवच एक बहुत ही जटिल चीज है और दुनिया ने अभी तक तैयार उत्पाद पर शोध नहीं किया है, लेकिन मेरे चाचा का मानना है कि हम आरव बचपन से ही इतने होशियार रहे हैं और हम भविष्य में निश्चित रूप से एक सुपर फाइटर कवच बनाने में सक्षम होंगे। आरव ने अपना सिर घुमाया, कुणाल रेड्डी की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। निश्चित रूप से कुछ चीजों की तुलना अभी भी करने की आवश्यकता है। राघव मल्होत्रा को लगता था कि आरव का उसके प्रति रूखा व्यवहार था, लेकिन अब कुणाल रेड्डी के प्रति उसकी नाराजगी भरी निगाहें देखकर उसके दिल को अचानक बहुत राहत महसूस हुई। बेटा तो फिर भी अपना ही बेटा है। आरव ने अपना सिर घुमाया और कुणाल रेड्डी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कुणाल रेड्डी ने 3 साल के बच्चे के घर पर स्लम्प खाया। उसने खुद को लगभग रोक ही नहीं पाया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, फिर मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। वह राघव मल्होत्रा की ओर देखने लगा और बोला, तुम वही हो जिसने केंद्रीय चौक में बिंगक्सू से पूछा था। अंकल कुई, कृपया मुझे मामा, मिस यान या प्रेसिडेंट यान कहें, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ। आरव ने आंखें घुमाते हुए कहा। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर नीचे किया और आरव की ओर देखते हुए आंख मारते हुए हंसने लगा। बहुत बढ़िया बेटा। राघव मल्होत्रा की आंखें देखकर आरव ने तुरंत नजरें फेर लीं। क्या ये व्यक्ति सोचता है कि वह उसकी मदद कर रहा है? वह बस नहीं चाहता कि दूसरे उसके बारे में सोचें। मामा, हम बस यही है। वह मां के पक्ष में मजबूती से खड़ा था। कुणाल रेड्डी ने अपने मुंह के कोनों को हिलाया, राघव मल्होत्रा को देखा और दांत पीसते हुए कहा, सुंदर होने के अलावा आप काफी साधारण दिखते हैं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक अमित्र निगाहों से कुछ तिरस्कार के भाव से देखा। क्या ये ड्रेस अस्थायी रूप से लाई गई है? सूट पर इस्त्री के निशान अभी भी हैं। क्या ये किराए पर ली गई है या उधार ली गई है? 400 ड्रोन विवाह प्रस्ताव और एक बड़ी स्क्रीन, ये लाखों डॉलर है। नौजवान, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अपना चेहरा मोटा मत बनाओ। अब कई ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन अफसोस की बात है बिंग मिस इशिता मल्होत्रा ऐसी महिला नहीं है जिन्हें आप केवल ऑनलाइन ऋण लेकर प्रभावित कर सकते हैं। अध्याय 13। दर्शक हैरान थे। पिताजी वास्तव में मेचा बना सकते हैं। बाबा इसकी चिंता मत करो। शू अनन्या ने धीरे से राघव मल्होत्रा की आस्तीन खींची और ऐसी आवाज में कहा जो उसे बहुत छोटी लगी। बहन विशेष सहायक ने कहा कि वह यहाँ बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने बचपन में अल्ट्रामैन को बहुत देखा था। थोड़ा भारी। उसने अपने छोटे से सिर की ओर इशारा किया और कुणाल रेड्डी की ओर सहानुभूति से देखा। भारी, यह मिडिल स्कूल है। लेकिन राघव मल्होत्रा ने देखा, ये कुणाल रेड्डी बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इसकी आंखें शायद बहुत आसान नहीं हैं। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया, अनन्या के छोटे से सिर को छुआ और धीमी आवाज में कहा, अनन्या, हम भविष्य में अपने चाचा के सामने यह बात नहीं कह सकते, यह अशिष्टता है। चलो घर जाकर इसे चुपके से कहते हैं। कुणाल रेड्डी का चेहरा लगभग लाल हो गया। वह कोई द्वितीय वर्ष का छात्र नहीं है। वह मेचा अनुसंधान में रुचि रखते हैं और उन्हें मेचा एनीमे देखना भी पसंद है। दूसरे लोग नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। उसे दौरा पड़ने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि वह इस आदमी को पापा कह रहा था। पापा का क्या मतलब है? क्या उन्होंने इशिता मल्होत्रा को मैनेज कर लिया है और क्या उन्हें अनन्या और आरव की मंजूरी भी मिल गई है? कुणाल रेड्डी चौंक गए, लेकिन इस समय अचानक प्रकाश की एक पतली चमक ने उनकी आंखों को झकझोर दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह राघव मल्होत्रा की घड़ी पर लगे हीरे से परावर्तित प्रकाश था।
अरे क्या ये बेले फिलिप 502p नहीं है जिसकी कीमत 20 मिलियन के करीब है? कुणाल रेड्डी एक असली बड़े युवा मास्टर हैं। बेशक वह गुड्स और असली गुड्स के बीच का अंतर भी नहीं बता सकते। राघव मल्होत्रा की कलाई पर यह घड़ी असली है। वह वास्तव में 20 मिलियन के करीब कीमत वाली घड़ी पहन सकता है। क्या ये ड्रोन और रोमांटिक प्रस्ताव सभी ताकत पर निर्भर नहीं करते हैं? कुणाल रेड्डी ने अपने सामने खड़े खूबसूरत युवक को एकटक देखा। ऐसा लगता है कि यह असंभव है कि वह दूसरे पक्ष को आर्थिक रूप से दबाना चाहता हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास वह काम है जिसमें वह सबसे अच्छा है और जिस पर उसे गर्व है, और वह है मेचा विनिर्माण। वह मेचा की वजह से इशिता मल्होत्रा से जुड़ गया। वह मेचा का प्रशंसक है। उसने इस क्षेत्र में थोड़ा शोध किया है। उसने एक पेपर लिखा है और इसे लोन्गवो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैगजीन में प्रकाशित किया है। चाओफान ग्रुप के मेचा प्रोजेक्ट का प्रस्ताव इशिता मल्होत्रा ने रखा था। वे फिर से मेचा सेमिनार में मिले। तब से कुणाल रेड्डी नियंत्रण से बाहर हो गए और उन्हें अपनी देवी मानने लगे। इसके अलावा उसने अपने मन में अनगिनत बार इशिता मल्होत्रा को अपने द्वारा बनाए गए मेकचा में प्रपोज करने के दृश्य की कल्पना की, लेकिन उसका मेकचा बनने से पहले ही उसे सामने खड़े युवक ने छीन लिया, जिसे मेचा का मतलब बताने में शर्मा रही थी। खैर, फिर वह उसके साथ मेचा की अपनी समझ की तुलना करेगा। पुरुषों, तुम्हें अभी भी ताकत के साथ बोलना होगा और शेखी बघारने की कीमत चुकानी होगी। आपने अभी कहा कि लड़ाकू कवच आपके लिए एक छोटी सी बात है। चलो एक दूसरे से कुछ मेचा संबंधी सवाल पूछते हैं। अगर कोई जवाब नहीं दे पाया तो वह हार जाएगा। तो क्या हुआ? वैसे भी वे अब मेचा नहीं बना सकते। सिद्धांत की तुलना में वह कुणाल रेड्डी कभी किसी से नहीं हारेंगे। कैसा चल रहा है? जब आपने अभी मेचा कहा था तो आप बहुत अच्छे थे। अब आप तुलना करने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? राघव मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता था, पर तुम गाली ढूंढ रही हो। ठीक है, तुम पूछो। उनके बेटे और बेटियां सभी यहाँ हैं। ठीक समय पर उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को मेचा ज्ञान भी समझाया। कुणाल रेड्डी ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और पूछा, मैं आपसे सबसे सरल बात पूछना चाहूंगा। मेचा की बाहरी कवच सामग्री, इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दुनिया में अभी तक कोई भी मशीन नहीं बना पाया है, इसलिए यह अभी भी मेचा के अनुसंधान और विकास के चरण में है। वर्तमान में उनके द्वारा शोधित सर्वोत्तम सामग्री मशीन के बाहरी कवच के लिए प्रयुक्त सामग्री है, जो कि टाइटेनियम मिश्र धातु है। यह ऐसी चीज है जिस पर उन्होंने अभी शोध किया है, तथा इसकी घोषणा बाहरी दुनिया के सामने नहीं की गई है। राघव मल्होत्रा निश्चित रूप से उत्तर नहीं दे सके। राघव मल्होत्रा निश्चित रूप से एल्यूमिनियम मिश्र धातु और स्टील जैसी विशेष निम्न सामग्रियों के बारे में बात कर रहे होंगे। राघव मल्होत्रा ने हल्के से कहा, वर्तमान में मेचा के लिए सबसे अच्छी कवच सामग्री सुपर बुलेट प्रूफ क्षमता और मध्यम वजन के साथ टाइटेनियम मिश्र धातु का उपयोग करना है। ये सुनकर कुणाल रेड्डी दंग रह गए। पहुंचना, राघव मल्होत्रा को वास्तव में पता था। घृणित, यह इशिता मल्होत्रा ही होगी जिसने राघव मल्होत्रा को बताया होगा। अन्यथा राघव मल्होत्रा एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो मेचा का अध्ययन करते हैं। वह न केवल टाइटेनियम मिश्र धातुओं का उपयोग करना जान सकते हैं, बल्कि सुपर बुलेट प्रूफ क्षमता और मध्यम महत्व के साथ टाइटेनियम मिश्र धातुओं का उपयोग करना भी जान सकते हैं। वाह पापा, आप कमाल के हैं। आप ये जानते हैं। कुणाल रेड्डी के उदास चेहरे को देखकर अनन्या ने तुरंत अपने पिता का उत्साह बढ़ाने के लिए ताली बजाई। हालांकि उसे कुछ भी समझ नहीं आया, फिर भी वह अपने पिता की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखने से नहीं रुकी। अब पूछने का समय आ गया है, राघव मल्होत्रा ने हल्के से कहा। कुणाल रेड्डी का चेहरा बहुत बदसूरत था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं राघव मल्होत्रा को पहले चुनौती दूंगा, लेकिन ये काम नहीं आया। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि राघव मल्होत्रा कोई उन्नत प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। इशिता मल्होत्रा राघव मल्होत्रा को शायद यही बातें बता सकती थीं। राघव मल्होत्रा को केवल उन चीजों के नाम याद थे, लेकिन मेचा के लिए, मेचा पर 10 साल के शोध के बिना वह मेचा को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। राघव मल्होत्रा ने जो प्रश्न पूछा है, वह निश्चित रूप से उसे आसानी से हल कर सकते हैं। चूंकि आपने मुझसे अभी सबसे सरल प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं भी आपको जवाब में सबसे सरल प्रश्न दूंगा। मेचा नियंत्रण केबिन को डिजाइन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? राघव मल्होत्रा का सवाल सुनकर कुणाल रेड्डी ने तुरंत अपनी छाती उठाए और आत्मविश्वास से कहा, बेशक यह एक यांत्रिक नियंत्रण विधि है। जैसे विमान को उड़ाने के लिए विमान के केबिन में जॉयस्टिक, मेचा के हथियारों को अनलॉक करने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग करें और मेच के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बटन का उपयोग करें। ये सचमुच सबसे सरल प्रश्न है। कोई भी छात्र जो प्रवेश स्तर का मेचा है, वह इसका उत्तर दे सकता है। निश्चित रूप से राघव मल्होत्रा को मेचा की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। राघव मल्होत्रा को उनके सवाल का जवाब किस्मत से ही मिला। हुआ यूं कि इशिता मल्होत्रा ने राघव मल्होत्रा को बताया, तो राघव मल्होत्रा को याद आया।
अब वह मध्यम कठिनाई का प्रश्न पूछने जा रहे थे, क्योंकि मध्यम कठिनाई का प्रश्न होने के कारण इशिता मल्होत्रा निश्चित रूप से राघव मल्होत्रा के साथ इस पर चर्चा करने की जहमत नहीं उठाती। तो निश्चित रूप से राघव मल्होत्रा को नहीं पता। जब वह कहने ही वाले थे कि वह दूसरा प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं, तो कौन जानता था कि राघव मल्होत्रा हल्के से हंस पड़े। तुम किस बात पर हंस रहे हो? कुणाल रेड्डी ने भौहें सिकोड़ी। आरव ने भी राघव मल्होत्रा की ओर देखा, क्योंकि कुणाल रेड्डी का जवाब अभी है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ सही है। मेचा का वर्तमान नियंत्रण मोड जॉयस्टिक और बटन का संयोजन है, जो विमान कॉकपिट के संदर्भ पर आधारित है। राघव मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मेचा के बारे में आपकी समझ अभी भी किंडरगार्टन चरण में है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुणाल रेड्डी गुस्से में था। इसका मतलब यह है कि राघव मल्होत्रा ने जिस प्रश्न का उत्तर दिया था उसे वह तुच्छ समझते थे। मुझे लगता है वह गलत था। हाँ, क्या वह गलत हो सकता है? ये प्रवेश स्तर मेचा पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। बिल्कुल। राघव मल्होत्रा जरूर गंभीर होने का दिखावा कर रहे हैं। दिखावा करो, राघव मल्होत्रा ने कहा, मेरा मतलब बहुत स्पष्ट है। आपने जिस तरह के मूर्खतापूर्ण ऑपरेशन की बात कही, विमान को संचालित करना ठीक है, मेचा को संचालित करना ठीक है। क्या आप सच में मजाक नहीं कर रहे हैं? कुणाल रेड्डी इतने गुस्से में थे कि उनके बाल नुकीले हो गए थे। घृणित। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो तरीका उन्होंने बताया वह मूर्खतापूर्ण है। इसके अलावा मेचा की उनकी समझ किंडरगार्टन स्तर पर बनी हुई है। ये तो बहुत ही घिनौना है। तो फिर आपको क्या लगता है सबसे अच्छा तरीका क्या है? कुणाल रेड्डी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। ये प्रश्न सीधे राघव मल्होत्रा से पूछिए। वह देखना चाहते थे कि एक मेचा विशेषज्ञ राघव मल्होत्रा मेचा के बारे में अपनी सच्ची समझ के बारे में क्या कह सकते हैं। इस समय कोने में सोफे पर बैठकर पत्रिका पढ़ रहे एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपने हाथ में पत्रिका रख दी और अनायास ही राघव मल्होत्रा की ओर देखने लगे। ऐसा लगता है कि वह भी राघव मल्होत्रा के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। राघव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा, बेशक यह एक डिटेक्शन सेंसर का उपयोग कर रहा है। मेचा की दृष्टि संचारित करने और मेचा के सिर पर कैमरे की दिशा को नियंत्रित करने के लिए पारभासी लिक्विड क्रिस्टल ग्लास का उपयोग करें। हाथ नियंत्रण 3D रणनीति मानचित्र प्रदर्शन फिर से संकेतक और उपकरण की स्थिति को टच पैनल पर प्रदर्शित किया जा सकता है और फायर कंट्रोल हथियार प्रणाली को एआई आवाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आप मेचा से शीघ्रता से वे सभी प्रकार के कार्य करवा सकते हैं जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। बेशक सबसे अच्छा तरीका है कि हेलमेट प्रकार के मस्तिष्क तरंग सेंसर का उपयोग करके मेचा को मस्तिष्क में न्यूरॉन्स से सीधे जोड़ा जाए, ताकि पूरे व्यक्ति और मेचा के बीच फिर 100% तक पहुंच जाए। ये मनुष्य और तलवार की एकता, अर्थात मनुष्य और मशीन की एकता के बिंदु तक पहुंच गया है, जैसा कि मार्शल आर्ट उपन्यासों में उल्लेख किया गया है। यह विधि उसे सिस्टम द्वारा सिखाई गई सबसे उन्नत विधि है। यह एक ऐसी विधि है जो आज की प्रौद्योगिकी की सीमाओं से कहीं आगे है। यदि अन्य लोगों को इसके बारे में पता भी हो तो भी वे ऐसा हेलमेट प्रकार का मस्तिष्क तरंग सेंसर नहीं बना सकते, लेकिन भविष्य निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है, क्योंकि जब तक आप मध्यवर्ती मेचा विनिर्माण तकनीक को समझते हैं तब तक आप इस कौशल को प्राप्त कर सकते हैं। और अब उन्होंने जो प्राथमिक मेचा विनिर्माण तकनीक प्राप्त की है, उसके साथ वे जो कर सकते हैं वह है डिटेक्शन सेंसर का उपयोग करने की विधि, जिसका उन्होंने अभी उल्लेख किया है। जैसे ही राघव मल्होत्रा के शब्द निकले, दर्शक चौंक गए। केवल कुणाल रेड्डी ही नहीं बल्कि आरव भी, और कोने के सोफे पर बैठा बूढ़ा आदमी। बूढ़ा व्यक्ति चौंकने के बाद तुरंत उत्साह से खड़ा हो गया और राघव मल्होत्रा को बेहद गर्म निगाहों से देखने लगा। उन्होंने तुरंत ही राघव मल्होत्रा की कही बात को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। भूल जाने के डर से फोन पर रिकॉर्ड किए गए मेचा कंट्रोल केबिन के डिजाइन को देखें। उसे आश्चर्य हुआ। नियंत्रण केबिन का ये डिजाइन विस्फोट करने के लिए बिल्कुल सही है। पिछली यांत्रिक संचालन योजना इस योजना के सामने सीधे उड़ा दी गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज वह अपनी पोती के साथ खेलने आए हैं और अचानक ही इतने प्रतिभाशाली युवक से मुलाकात हो गई। खूब पैसा कमाएं। बाद में इस युवक का संपर्क विवरण अवश्य पोती को दे दें। ऐसी प्रतिभाओं को लॉन किंगडम की शीर्ष स्तरीय अकादमी में भर्ती किया जाना चाहिए। आरव ने यह नहीं सोचा कि राघव मल्होत्रा ने यह बात यूं ही नहीं कही, बल्कि वह तो कंट्रोल केबिन के नए और बेहतर डिजाइन के बारे में जानते थे। हालांकि वह इसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। राघव मल्होत्रा सचमुच अद्भुत हैं। ऐसा लगता है कि वह सचमुच बड़ी बड़ी मेचाएं बनाने में सक्षम है। अनन्या बाबा का बहुत बड़ा प्रशंसक है और जब उसे समझ नहीं आता तो वह ताली बजाता है। बाबा बहुत शक्तिशाली हैं। बाबा ने जो योजना बताई थी वह दूसरों को मात दे देगी। बाबा, मैं जरूर एक बड़ा मेचा बनाऊंगा। मेरे बाबा सुपरमैन हैं। कुणाल रेड्डी को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह के नियंत्रण केबिन डिजाइन योजना के साथ आएंगे।
यहाँ तक कि शीर्ष अकादमियों के पुराने वैज्ञानिक भी इतना अच्छा डिजाइन नहीं बना सके। इस समय उसे गुस्सा नहीं आया, उसके दिल में सिर्फ दो शब्द थे, वो थे बहुत बढ़िया। हालांकि वह इशिता मल्होत्रा का पीछा करता है, वह मेचा का भी प्रशंसक है। राघव मल्होत्रा ने जो शब्द कहे उनसे उन्हें एहसास हुआ कि राघव मल्होत्रा वास्तव में मेचा के क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली थे। वह राघव मल्होत्रा के साथ पीके को जारी रखना पूरी तरह भूल गए। अपने दिल में उठने वाले सवालों को एक एक करके सीधे बाहर फेंकें। पिछला अहंकार पूरी तरह खत्म हो गया था। यह उस छात्र की तरह है जो किसी समस्या का सामना करता है और अचानक सर्वशक्तिमान शिक्षक को देखता है। वह शिक्षक से सभी समस्याओं को हल करने में मदद मांगने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। राघव मल्होत्रा, फिर आपने कहा कि मशीन के बाहर। कुणाल रेड्डी, क्या आपने बहुत कुछ पूछ लिया है? क्या आप मुसीबत मोल लेना चाहते हैं या आप चाओफेंग ग्रुप के मेचा रिसर्च के व्यापार रहस्यों के बारे में पूछताछ करने के लिए आक्रामक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं? अचानक एक तीखी महिला आवाज आए और मेकअप लगाए इशिता मल्होत्रा कब बाहर आ गई पता ही नहीं चला। वह सीधे राघव मल्होत्रा के पास चली गई। उसके चेहरे पर एक मजबूत महिला रक्षक की ठंडी और दबंग भावना थी। क्या आप अभी भी हमारी कंपनी के रहस्यों के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं? क्या आप हमारी कंपनी के कानूनी मामलों से संबंधित वकील का पत्र प्राप्त करना चाहते हैं? अध्याय 14 विवाह करना। कुणाल रेड्डी ने अपना मुंह खोला और समझाना चाहा, लेकिन इशिता मल्होत्रा ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने एक हाथ में सुमिंग को और दूसरे हाथ में अपने बेटे और बेटी को पकड़ा और सीधे तस्वीरें लेने चला गया। मेकअप के साथ इशिता मल्होत्रा अधिक सुंदर और गतिशील दिखती हैं और बॉस का स्वभाव निस्संदेह प्रकट होता है। सुंदर और चुलबुली। राघव मल्होत्रा बहुत अच्छे मूड में थे। आखिरकार ऐसी ठंडी और खूबसूरत दबंग महिला राष्ट्रपति जल्द ही उनकी असली पत्नी बन जाएगी। कितना रोमांचक दिन है। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने डबल फोटो ली और अनन्या और आरव को साथ लेकर एक साधारण पारिवारिक फोटो ली। जब फोटोग्राफर ने उन्हें पोजीशन सेट करने की याद दिलाई तो अनन्या ने पहले ही हाथ बढ़ाकर कहा, बाबा गले लगाओ। छोटे बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा एक सुंदर सूरजमुखी की तरह है जिसमें अनूठा आकर्षण और प्रकाश है। राघव मल्होत्रा ने खुशी खुशी अपनी बेटी को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया। दूसरी तरफ आरव अपनी मां के पास खड़ा था, अपनी मां को अपने कोमल नन्हे हाथों से पकड़े हुए और बीच बीच में अपने बगल में खड़े राघव मल्होत्रा को देख रहा था। राघव मल्होत्रा मामा से शादी करने वाला है। भविष्य में उसे फिर से नहीं जाना चाहिए, है न? तो क्या वह उसे बाबा कहना चाहता है? छोटे लड़के ने अपनी आंखें थोड़ी नीचे कर लीं और उसकी लंबी मुड़ी हुई पलकें उसकी सफेद पलकों के नीचे एक छोटी सी छाया बना रही थीं। बच्चों, आंटी तुम लोगों के लिए एक तस्वीर लेने जा रही हैं। क्या तुम आंटी के साथ बैंगन मुस्कान कहना चाहोगे? जब आरव ने आवाज सुनी तो उसने अपना सिर उठाया और कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराए। 4 सदस्यों का ये पारिवारिक चित्र उत्तम है। सुमिंग ने स्टूडियो के मालिक से कहा कि वह एक छोटे आकार में चित्र छापकर अपने बटुए में रख लें। जल्दी से फोटो लेने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 5 मिनट से ज्यादा नहीं होती। निश्चित रूप से किसी को संभालना आसान है। राघव मल्होत्रा ने बड़ी लाल किताब अपने हाथ में ली और कुछ देर तक तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। मैं शादीशुदा हूँ। मैंने वास्तव में ट्रिलियन ग्रुप के खूबसूरत अध्यक्ष से शादी की है। ड्रैगन और फीनिक्स के साथ प्यारे बच्चों की एक जोड़ी भी है। और डैड साइन इन सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया। ये सचमुच बकवास है। शांत इशिता मल्होत्रा ने अपने हाथ में रखी बड़ी लाल किताब को देखा और उसकी आंखें थोड़ी झुक गईं। उसे लगा कि अब उसे थोड़ा हाइपोक्सिया हो गया है और उसकी धड़कनें तेज हो गई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जब उसने हाई स्कूल में शारीरिक फिटनेस टेस्ट में पहला स्थान जीता था तो उसका दिल जो अभी तक ठीक नहीं हुआ था उसे एक बड़ा आश्चर्य हुआ था और उत्साह ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं। वह और राघव मल्होत्रा विवाहित हैं। वे सचमुच विवाहित हैं और राघव मल्होत्रा ने शादी का प्रस्ताव रखने की पहल की। हालांकि वह जानती है कि राघव मल्होत्रा अब जो कुछ भी करता है वह अनन्या और आरव की वजह से है, लेकिन महान सुश्री मीरा गुप्ता ने कहा कि भविष्य में भावनाओं को धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। इस समय सुश्री मीरा गुप्ता मास्क लगा रही थीं और शेवर ब्रश कर रही थीं और लगातार कई ड्रोन प्रस्तावों को ब्रश कर रही थीं। उन्हें लगा कि उनका मोबाइल फोन अटक गया है और उन्होंने इसे फिर से चालू किया और पाया कि यह अभी एक बड़ी हिट है। स्थानीय तानाशाह ने केंद्रीय चौक में शादी का प्रस्ताव रखने के लिए 400 ड्रोन पैक किए। पूरी प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने सभी को शादी के प्रस्ताव का गवाह बनने दिया, जिसे रोमांटिक दुनिया में सबसे कम महत्वपूर्ण विलासिता कहा जा सकता है। इस प्रेम की खट्टी गंध को काट दो। वह सबसे बुजुर्ग महिला अमर रहे जो अकेली रहना चाहती है, मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। और भी कई YBX इशिता मल्होत्रा खुशहाल परिवार। यह आप कैसे कह सकते हैं कि यह बिंगजू और अनन्या अरब बेबी जैसा है?
मीरा गुप्ता सोफे से उछल पड़ी, मास्क से ढके उनके चेहरे पर एक विचारमग्न भाव था, और फिर उन्होंने इशिता मल्होत्रा को एक संदेश भेजा। जुए टिल्ड मिस्टर मल्होत्रा के साथ पुनर्मिलन का पहला दिन कैसा रहा? इशिता मल्होत्रा अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर आई थी और उसे सुश्रीगु का वीचैट मिला था। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और उसने चुपचाप राघव मल्होत्रा की तरफ देखा। ये देखकर कि उसने ध्यान नहीं दिया, उसने जल्दी से विवाह प्रमाण पत्र की एक तस्वीर ली और उसे वीचैट पर भेज दिया। संवाद बॉक्स में, मीरा गुप्ता, मैं चलती हूँ। बेबी, तुम शादीशुदा हो? राघव मल्होत्रा से। तो अभी केंद्रीय चौक में जो ड्रोन का सीधा प्रसारण किया गया था, उसने प्रस्ताव रखा। हाँ। इशिता मल्होत्रा के गाल हल्के लाल हो गए थे क्योंकि वह अपने फोन की स्क्रीन पर तेजी से टाइप कर रही थी। दयालुता, मैं इसे पोंछ दूंगी। सुश्रीगु ने मास्क हटाया, फिर वीचैट से बाहर निकली और दायीन के ट्वीट पढ़ने लगीं। वाह, ये रोमांटिक प्रपोजल दरअसल राघव मल्होत्रा ने जुएर के लिए तैयार किया है। ये बहुत रोमांटिक भी है। ये खट्टा है, अब उसे नींबू जैसा महसूस हो रहा है, अंदर तक खट्टा। ये प्रेम की खट्टी गंध है, ये स्पष्ट रूप से उनके बड़े बर्फ और हिम शिशु का मधुर प्रेम है। बेबी, तुम भी कमाल हो। 98 के का एक शॉट सीधे तुम्हारे मिस्टर मल्होत्रा के दिल पर लगा। मीटिंग के पहले दिन ही सर्टिफिकेट पाओ। ऑपरेशन की इस लहर ने मुझे चौंका दिया। अरे, मैं दुल्हन की सहेली बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। सच में, बेबी, तुम्हारे मिस्टर मल्होत्रा ये कर सकते हैं। 400 ड्रोन, सेंट्रल प्लाजा में बड़ी स्क्रीन पर प्रस्ताव का सीधा प्रसारण। रोमांस की यह लहर बहुत शानदार है और यह मेरी बेबी की पहचान से मेल खाती है। और मुझे लगता है कि मिस्टर मल्होत्रा बहुत अच्छे हैं। दिन में तुम्हारा शादी का प्रस्ताव ठुकरा देना जिम्मेदारी का परिचय देता है। आखिर शादी का प्रस्ताव मानने वाला तो मर्द ही होना चाहिए। टिल्डा, हाँ बेबी, मुझे राहत और संतुष्टि है कि तुम शादीशुदा हो। हाँ हाँ। एक जानी मानी दोहरी मानसिकता वाली सुश्रीगु अपने विवाह प्रस्ताव के वीडियो को लाइक करने से खुद को नहीं रोक पाई, जिन्हें उन्होंने लगातार स्वाइप किया। वह हर एक का जवाब देने के लिए बेताब हैं। मैं अपने बच्चे और श्री मल्होत्रा को लंबी और खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं देती हूँ। इशिता मल्होत्रा ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त का मैसेज देखा और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। उसने धीरे से फोन दूर रखा और राघव मल्होत्रा की तरफ देखा, जो अपना सिर झुकाए हुए था और अपने छोटे से सिर को सहला रहा था, जो मुस्कुरा रहा था और उससे बात कर रहा था। गर्म पीले रंग की स्ट्रीट लाइट के नीचे ये दृश्य सुंदर और यादगार है। टिल्डर, रात के समय सिविल अफेयर्स ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर कई राहगीर टहल रहे थे। जब उन्होंने राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा को अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बंद सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकलते देखा, तो वे हाथ में लाल किताब लिए कार में बैठ गए। क्या बात है, क्या सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद नहीं हो गया है? मैं अभी भी सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? क्या ये पूंजी का पौराणिक विशेषाधिकार है? ये वास्तव में गरीबी है, जो मेरी कल्पना को सीमित करती है। आज वाकई कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार का दिन है। 2 इनके सेंट्रल स्क्वायर में रोमांटिक प्रपोजल हो रहे हैं और रात में लाइसेंस लेने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट पर पूंजीपति मौजूद हैं। ये वाकई ईर्ष्या, जलन और घृणा का विषय है। देखो, वे वास्तव में उस रोल्स रॉयस में सवार हो गए। निश्चित रूप से वे अमीर लोग हैं। सुंदर लड़कों और सुंदरियों को लग्जरी कारों से जोड़ा जाता है और उनके बगल में 2 बच्चे होते हैं। क्या यही अमीर लोगों की खुशहाल जिंदगी है? अचानक मेरे हाथ में पैनकेक की खुशबू गायब हो गई। वाह मार्टिल्डा, मैं खुद से नफरत करती हूँ कि मैं दूसरी पीढ़ी की अमीर नहीं हूँ। लग्जरी कारें, सुंदरियाँ, ड्रैगन और फीनिक्स टायर, मुझे ये भी नहीं पता कि पहले कौन सा नींबू खट्टा करना है। ईर्ष्यालु और उत्साही राघव मल्होत्रा ने बच्चे की मां और अनन्या आरव को खुशी खुशी कार से खुशहाल और स्वस्थ रास्ते पर पहुंचाया। लेकिन सवाल यह है कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आज रात राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने लगभग एक ही समय पर बात की। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, पहले आप बात करो। इशिता मल्होत्रा ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, यह आप पर निर्भर है। ठीक है टिल्डा, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि चलो मेरे घर चलें, कैसा रहेगा? जैसे ही राघव मल्होत्रा की आवाज गिरी, इशिता मल्होत्रा ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी खुबानी आंखों में शर्मिंदगी की झलक थी। वह यही कहना चाहती थी। अध्याय 15। आज रात पापा के घर जा रहा हूँ। इशिता मल्होत्रा के चेहरे पर भाव देखकर राघव मल्होत्रा को तुरंत समझ आ गया। उनकी शादी थोड़ी अचानक हुई थी, इसलिए अब कहाँ रहना है, ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अन्यथा बच्चों को ही फैसला करने दो, इशिता मल्होत्रा ने कहा। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और अनन्या और आरव से पूछा, अनन्या, आरव, क्या तुम आज रात बाबा के घर जाना चाहते हो या वापस मामा के घर? अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अनन्या, बाबा के घर जा रही हूँ। मैं मामा और भाई को भी साथ ले जाना चाहती हूँ। अनन्या अभी तक बाबा के घर नहीं गई। अनन्या जा रही है। आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन बड़ी बड़ी आंखों से राघव मल्होत्रा की ओर थोड़ी उत्सुकता और उम्मीद से देखने लगा।
ऐसा लगता है कि वह भी सचमुच अपने पिता के घर जाना चाहता है। इशिता मल्होत्रा ने जब ये सुना तो तुरंत समझौता करते हुए कहा, ठीक है तो चलिए आपके घर चलते हैं। राघव मल्होत्रा ने एक आह भरकर जवाब दिया। वह पहले से ही नौकरी की तलाश में था, स्कूल ने उसकी पढ़ाई पूरी कर ली थी और जल्द ही छात्रावास को बाहर ले जाया जाना था, इसलिए उसने बस 2 बेडरूम और 1 बेडरूम का बाहरी हिस्सा किराए पर ले लिया। घर 90 वर्ग मीटर का था। इशिता मल्होत्रा दोनों बच्चों को बिना किसी परेशानी के साथ लाती थी। बस वह एक अकेले सज्जन व्यक्ति हैं जो आमतौर पर अकेले रहते हैं और घर थोड़ा गंदा है। बाहर जाने से पहले उसे यह नहीं पता था कि आज इतनी सारी चीजें घटित होंगी और स्वाभाविक रूप से उसने पहले से सफाई नहीं की थी। लेकिन ये पहली बार था जब बच्चे की माँ और 2 छोटे बच्चे उसके घर गए। राघव मल्होत्रा नहीं चाहते थे कि वे पूरे घर में कूड़ा कचरा उड़ता हुआ देखें और हर जगह कुछ अश्लील मोजे जमा हुए हों। राघव मल्होत्रा ने कुछ सोचते हुए कहा, आज बहुत देर हो गई है, चलो बाहर ही खाना खाकर घर चलते हैं। उन तीनों की सहमति से राघव मल्होत्रा ने पिछली बार घर की सफाई करने वाली हाउसकीपर को जल्दी से एक छोटा सा संदेश भेजा कि वह जल्दी से घर की सफाई कर दे। आंटी राघव मल्होत्रा के स्कूल की छात्रावासी हैं और वह हर घंटे बाहर सफाई भी करती हैं। राघव मल्होत्रा के चले जाने के बाद रूममेट कभी कभी मौज मस्ती करने के लिए चले जाते थे और कभी कभी बहुत गंदगी हो जाती थी। कुछ बड़े लोग सफाई करने की जहमत नहीं उठाते थे, इसलिए उन्होंने बस एक परिचित डॉर्मेट्री आंटी से सफाई करवाने के लिए पैसे खर्च किए। आंटी और सू मिंग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। खबर देखकर वह तुरंत वापस चली गई। जियो सू, क्या तुम स्वच्छता को साफ करने की इतनी जल्दी में हो? क्या तुम आज रात अपनी प्रेमिका को घर ले जाओगे? आंटी, मैं ये काम आपके घर पर ही छोड़ता हूँ, हम 1 घंटे में वापस चलेंगे। चिंता मत करो आंटी तुम्हारे लिए सफाई जरूर कर देंगी। मैं तुम्हें आज रात की शुभकामनाएं देता हूँ। हाहा ये देखकर राघव मल्होत्रा को कुछ देर के लिए खुशी हुई। आज रात वह पहली बार माँ और बच्चों को घर ला रहे हैं और निश्चित रूप से यह बहुत खुशी की बात होगी। राघव मल्होत्रा का घर यूनिवर्सिटी के पास किराए पर था। वह इस इलाके से बहुत परिचित था। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए उसने सबसे अच्छे स्वाद वाला बारबेक्यू चुना और वहां चला गया। रात के समय बाजार में चहल पहल देखकर इशिता मल्होत्रा दंग रह गईं। अनन्या और आरव कार की खिड़की पर लेटे हुए थे और थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। अनन्या वहां प्यारी और उत्सुकता से लेटी रही, कार की खिड़की पर सफेद धुंध का एक छोटा सा बादल छोड़ते हुए जब वह बोला, बाबा ये कहाँ है? ये यूनिवर्सिटी टाउन की सबसे मशहूर स्नैक स्ट्रीट है। यहाँ बहुत सारी चीजें मिलती हैं और यहाँ स्वादिष्ट बारबेक्यू भी मिलता है। पिताजी तुम्हें खाने के लिए ले जाएंगे, ठीक है? बारबेक्यू स्ट्रीट वेंडर्स। इशिता मल्होत्रा ने अपनी लार निगल ली, इसलिए नहीं कि वह लालची थी, बल्कि इसलिए कि वह खाने के लिए ऐसी जीवंत जगह पर कभी नहीं गई थी। अनन्या को इस बात की परवाह नहीं है कि उसे रात में क्या खाना है। वैसे भी जब तक वह बाबा का अनुसरण करती रहेगी वह बहुत खुश रहेगी। ठीक है चलो बारबेक्यू करते हैं। छोटा लड़का अपनी सुरक्षा सीट से बाहर निकलने के लिए उत्सुक था। बाबा, अनन्या को गले लगाओ। अनन्या बारबेक्यू मांस खाने जा रही है। आरव ने थोड़ा सा मुंह बनाया और याद दिलाया, बारबेक्यू सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसे खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सड़क किनारे खाना पकाने से स्वच्छ वातावरण की गारंटी नहीं मिल सकती। ऐसे खाओ खाना, पेट में तकलीफ होगी। वह छोटा लड़का बहुत गंभीरता से बोला, एक छोटे वयस्क की तरह लग रहा था। यद्यपि वह केवल 3 वर्ष का था, फिर भी वह बहुत कुछ पढ़ता था और बहुत कुछ जानता था और माँ उन्हें कभी भी खाने के लिए सड़क किनारे की दुकान पर नहीं ले गई थी। राघव मल्होत्रा ने अपनी लंबी बाहें फैलाकर अपने बेटे के सिर को छूना चाहा, लेकिन छोटे बेटे ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, आरव, मर्दाना आदमी, तुम्हारा पेट इतना नाजुक कैसे हो सकता है? आप रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं, साथ ही सड़क किनारे स्टॉल पर भी, ये सभी शेफ द्वारा बनाए जाते हैं। मुझे लगता है कि बारबेक्यू स्वाद पर निर्भर करता है, न कि उस वातावरण और स्थान पर जहां इसे बनाया जाता है। चिंता मत करो, बाबा निश्चित रूप से आपको एक बारबेक्यू पर ले जाएंगे जो सुरक्षित, स्वच्छ और स्वादिष्ट होगा। गारंटी है कि आप इसे एक बार खाने के बाद दूसरी बार भी खाना चाहेंगे। आरव अभी भी भौहें सिकोड़े हुए था, बाहर भीड़ भरी नाश्ते वाली गली को देख रहा था, उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। इशिता मल्होत्रा ने राघव मल्होत्रा की प्रोफाइल को देखा, जैसे उसने अचानक अपना मन बना लिया हो। एक तरफ छोटी मुट्ठी को भींचा और कहा, ठीक है तो चलो बारबेक्यू खाते हैं। राघव मल्होत्रा उसे इतना सीधा साधा देखकर थोड़ा हैरान हुए। इशिता मल्होत्रा जैसी राष्ट्रपति को कभी भी सड़क किनारे की दुकान का खाना नहीं खाना चाहिए था, है ना? हालांकि राघव मल्होत्रा अभी भी अपने स्वाद पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने जो बारबेक्यू रेस्तरां चुना है वह हाई एंड रेस्तरां से बदतर नहीं है। यकीन मानिए, यहाँ का स्वाद आपको निराश नहीं करेगा। वे दोनों एक साथ कार से बाहर निकले और अनन्या भी तुरंत नीचे भागी।
हालांकि आरव ने फिर भी थोड़ा विरोध किया, लेकिन मामा जा चुके थे इसलिए वह उनके साथ ही चल सका। जीवंत खाद्य स्टॉल, गर्म ओवन, तड़कते तेल में पकाए गए मांस के कटार, सुगंधित बारबेक्यू सामग्री। ये स्टोव अंदर और बाहर लोगों से लगभग भरा हुआ है। राघव मल्होत्रा ने एक शांत जगह ढूंढी और बैठ गए। उन्होंने टेबल और स्टूल को टिश्यू से साफ किया और फिर इशिता मल्होत्रा और अनन्या आरव को बैठने दिया। इस सावधानीपूर्वक और विचारशील कार्रवाई से इशिता मल्होत्रा का मुंह थोड़ा ऊपर उठ गया। दुकान में लोगों की संख्या को न देखें, लेकिन शेफ के हाथ की गति अभी भी बहुत तेज है और भोजन परोसने की गति भी तेज है। बारबेक्यू के 3 व्यंजन सुगंधित हैं, मांस और सब्जियां, समुद्री भोजन और मछली आसानी से उपलब्ध हैं। मोहक सुगंध के लिए जीरा और तिल के बीज छिड़के। अनन्या हिलने से खुद को रोक नहीं सकी। राघव मल्होत्रा ने उससे एक बड़े आकार की मांस की कटार उठाते हुए देखा। उसे डर था कि कहीं वह साइन से चोट न लग जाए, इसलिए उसने जल्दी से उसे नीचे उतार दिया। अनन्या, बाबा इसे खाने के लिए कटोरे में डालने में तुम्हारी मदद करें। हाँ धन्यवाद बाबा। राघव मल्होत्रा ने अपनी बेटी को एक सौम्य और स्नेहपूर्ण मुस्कान दी, फिर सारा मांस एक कटोरे में डाला और अनन्या के सामने रख दिया। अनन्या, इसे खाने से पहले तुम्हें इसे फूंकना होगा, जलने से सावधान रहना होगा। आरव ने कोई हरकत नहीं की और इशिता मल्होत्रा अभी भी मनोवैज्ञानिक निर्माण कार्य में लगी हुई थी। राघव मल्होत्रा ने सुगंधित मटन की कटारें लीं, अपना सिर घुमाया और इशिता मल्होत्रा से कहा, इसे चख कर देखिए, इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। इशिता मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। हालांकि राघव मल्होत्रा के हाथ में मीट की कटारें बहुत अच्छी लग रही थीं, लेकिन जब उसने सोचा कि यह सड़क के किनारे एक बारबेक्यू स्टॉल है तो वह कुछ हिचकिचाए। लेकिन राघव मल्होत्रा की आंखें इतनी ईमानदार हैं, वह चाहता है कि वह इसका स्वाद चखें। अध्याय 16 दो कमरे कैसे सोएं। इशिता मल्होत्रा ने अपना छोटा सा मुंह खोला, उसके दांतों ने मेमने को सामने से काटा और हल्का सा काट लिया। बारबेक्यू का स्वाद उसके स्वाद कलियों पर लंबे समय तक बना रहा। बाहर की परत भुनी हुई और थोड़ी कुरकुरी है, अंदर का भाग कोमल और रसदार है और स्वाद वास्तव में अच्छा है। इशिता मल्होत्रा की आंखें चमक उठीं। राघव मल्होत्रा ने गर्व से अपनी भौहें ऊपर उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। नाश्ते वाली गली में इस दुकान को मत देखो, इसका स्वाद बाहर वाले बड़े होटल से भी अच्छा है। खैर, ये बहुत अच्छा है। इस स्थिति में ऐसा मास्टर थोड़ा कमजोर है। इशिता मल्होत्रा ने वहां बारबेक्यू मास्टर की ओर देखा, अपना सिर घुमाया और हल्के से कहा, अब आरव ही बचा है। माँ ने इसे चखा है और मेरी माँ ने कहा है कि इसका स्वाद अच्छा है, क्या वह इसे चखना चाहता है? छोटा लड़का अपने सामने बारबेक्यू को घूर रहा था। उसकी आंखें थोड़ी सीधी थीं, उसका छोटा मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसके मुंह के कोने पर पानी की एक चमकती हुई बूंद थी जो गिरने वाली थी। राघव मल्होत्रा ने सोचा कि उनका बेटा बहुत मजेदार है, लेकिन अगर वह इसे खाना चाहता तो इसे फैला नहीं सकता था। एक आदमी को आदमी क्यों होना चाहिए? जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसके हाथ में पकड़ी मांस की कटार सीधे उसके बेटे के मुंह में चली गई। आरव अचंभित रह गया, उसका थोड़ा खुला मुंह बारबेक्यू किए हुए मांस से भर गया था। उसने उसे थूक दिया और इस समय उसके मुंह में आई सुगंध को सहन नहीं कर सका, उसे निगल लिया और उस अभिव्यक्ति के लिए खेद महसूस किया जो उसे लंबे समय से नापसंद थी। इस समय अनन्या ने मांस का एक टुकड़ा लिया, जानबूझकर अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए और अपने भाई के सामने उसे चबाते हुए गिगल, ये बहुत स्वादिष्ट है। एक स्वाद है। उसने लकड़ी और बांस की एक छड़ी खींची जिसे राघव मल्होत्रा ने उस पर रख दिया और सभी मांस की कटारें आरव के मुंह में चली गईं। आरव के उभरे हुए गालों को देखकर और बारबेक्यू खाते हुए अनन्या तुरंत हंस पड़ी जब तक कि उसकी आंखें अर्धचंद्राकार नहीं हो गईं। ये देख राघव मल्होत्रा ने प्लेट उन तीनों के सामने बढ़ा दी और मुस्कुराते हुए बोला, और खाओ, मैंने बहुत सारा ऑर्डर किया है। इसे खाने के बाद 2 प्लेट और खा लेंगे। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया, अनजाने में उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। जैसे ही फोन बजा, वीचैट पर एक संदेश आया। इसे मीरा गुप्ता ने भेजा था। मीरा गुप्ता, बेबी जुआ, तुम क्या कर रही हो? तुम सर्टिफिकेट लेकर जश्न मनाने कहाँ गई थी? मेरी तरफ ध्यान मत दो। वो इशिता मल्होत्रा सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर आए और उसने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया। आज रात जो हुआ वह इतना आश्चर्यजनक था कि वह इस बड़े आश्चर्य से उबर भी नहीं पाए और उसे समझ नहीं आया कि मीरा गुप्ता को कैसे बताए। मीरा गुप्ता ने दोबारा पूछने के लिए मैसेज भेजा तो इशिता मल्होत्रा ने बस एक और फोटो खींच ली। फोटो में टेबल पर एक आकर्षक बारबेक्यू था और कोने में राघव मल्होत्रा का तेज हाथ दिखा। मीरा गुप्ता, ये बारबेक्यू है और यह सड़क किनारे की एक दुकान पर लगी टेबल भी है। बेबी जुआ, तुम वास्तव में राघव मल्होत्रा के लिए सड़क किनारे बारबेक्यू खाने गई थी। ये प्यार की ताकत है। इशिता मल्होत्रा, यहाँ का स्वाद बहुत अच्छा है। ये सुचेन यूनिवर्सिटी के बगल में स्नैक स्ट्रीट में है। मैं आपको अगली बार यहाँ लाऊंगी। मीरा गुप्ता,
मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ गली में फ्लाई रेस्टोरेंट में खाने चलो, लेकिन तुम नहीं जाना चाहते, राघव मल्होत्रा ने कहा। तुम दूसरों के साथ स्नैक स्ट्रीट स्टॉल पर जाओगे। बेबी, तुम्हारे सिद्धांतों और स्वच्छता का क्या? राघव मल्होत्रा से क्या कुछ भी नहीं है? वाह, इशिता मल्होत्रा, हाँ। उनकी आत्मविश्वास भरी और ईमानदार आंखों ने मुझे प्रभावित किया, और यहाँ का स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। राघव मल्होत्रा का स्वाद बहुत अच्छा है। मीरा गुप्ता, बेबी, मुझे पसंद है कि तुम इतनी सीधी और ठंडी हो। फोन के दूसरी तरफ मीरा गुप्ता को तो मौके पर ही खून की उल्टी आ गई, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे जो सबसे अच्छा दोस्त मिला है, प्लीज मुझे बिगाड़ दो। लगभग 2 घंटे तक बारबेक्यू खाने के बाद राघव मल्होत्रा ने बिल का भुगतान किया और इशिता मल्होत्रा और 2 बच्चों के साथ समुदाय में वापस आ गए। रात में ठंडी हवा का आनंद लेने का समय आ गया है। राघव मल्होत्रा जिस समुदाय में किराए पर रह रहे हैं वह कुछ साल पुराना है और इसमें कई बुजुर्ग लोग रहते हैं। चाचा चाची समुदाय के गेट पर व्यायाम क्षेत्र में बैठकर बातें करना और ठंडी हवा का आनंद लेना पसंद करते हैं। अचानक एक नई कार आती देख चाचा चाची उस पर चर्चा करने लगे। यो, किसने नई कार खरीदी है? ये कार वाकई बहुत अच्छी लग रही है। एल्डरली, तुम्हें कार की समझ नहीं है। ये कार एक लग्जरी कार है, रोल्स रॉयस, सबसे सस्ती 6 करोड़ से भी ज्यादा है। पहली नज़र में ये कार सबसे साधारण नहीं लगती, इस कीमत से ज्यादा महंगी होगी, शायद करोड़ों में। क्या करोड़ों कारें हमारे समुदाय की ओर जा रही हैं? ओल्ड सन, मुझे लगता है कि आप भ्रमित हैं। अरे, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा? चलो जाकर देखो और खुद ही देख लो। मेरे बेटे ने मुझे पहले भी कारों के बारे में बहुत कुछ बताया है और मुझे यकीन है कि यह एक रोल्स रॉयस है। तुम दोनों बूढ़े लोग बहस करना बंद करो, चलो चलकर देखते हैं किसके रिश्तेदार इतनी अच्छी कार चला रहे हैं। चाचा चाची उत्साहपूर्वक खड़े हो गए और रोल्स रॉयस के पीछे चलने लगे। कार बिल्डिंग के सामने पार्किंग में खड़ी थी और राघव मल्होत्रा कार से बाहर निकले। इसी समय वहां पर चाचा चाची भी आ गए। उनमें से एक, आंटी लिन, राघव मल्होत्रा की पड़ोसी थी। जब उसने राघव मल्होत्रा को देखा तो वह आश्चर्य से चिल्लाई, जियाओसू। राघव मल्होत्रा 1 महीने से ज्यादा समय के लिए यहाँ रहने आए थे और आंटी लिन उनके सामने रहती थीं। वह आमतौर पर अपना सिर नीचे करके बैठती थीं और आंटी को देखने के लिए ऊपर नहीं देखती थीं। आंटी भी उत्साही थीं और अक्सर अपने पड़ोसियों को अपने द्वारा उगाए गए कुछ साइड डिश भेजती थीं। फल, आंटी लिन, ठंडक का आनंद लेने के लिए बाहर आइए। हाँ, जियोसू, आपकी कार है? आंटी लिन ने उत्सुकता से पूछा। आंटी, इस कार का जिक्र मैंने हाल ही में किया था। इसके अलावा यह पार्किंग की जगह मेरे घर की लगती है न? मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी का कब्जा है, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही पार्क कर दिया। हाँ हाँ हाँ, आंटी लिन ने उत्साह से कहा, यह आपके घर में पार्किंग की जगह है। जियोसू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप विश्वविद्यालय से स्नातक होने के तुरंत बाद एक कार खरीद लेंगे। ये कार क्या है? इसे रोल्स क्या कहते हैं? यह अभी भी बहुत महंगी है। ये रोल्स रॉयस थी, 170 मिलियन वॉन, राघव मल्होत्रा ने कहा। पीछे बैठे चाचा चाची इतने हैरान हो गए कि उन्हें संदेह हुआ कि उन्होंने गलत सुना है। कार खरीदने के लिए 170 मिलियन? अपने पुराने समुदाय को खरीदने के लिए 170 मिलियन कोई समस्या नहीं है। आज के युवा लोग पुराने समुदायों में घर किराए पर लेते हैं और 170 मिलियन की लग्जरी कारें खरीदते हैं। ये विचार काफी फैशनेबल हैं। जियाओसू, तुम बहुत अच्छी हो। इतनी महंगी कार के लिए मुझे लगता है कि हमारे समुदाय ने एक पल में कीमत बढ़ा दी है। ये कार बहुत अच्छी है। मेरे बेटे ने मुझे जो कार पहले दिखाई थी उससे भी बेहतर। जियाओसू, क्या मैं इसकी तस्वीर ले सकता हूँ? मैं अपने बेटे को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जरा इंतजार करो। उन्होंने कहा कि वह सह पायलट के पास कार का दरवाजा खोलने गए। इशिता मल्होत्रा, जिसे आंटी लिन ने रोक रखा था, को कार से बाहर निकाला और फिर पीछे की सीट पर बैठे अनन्या और आरव को नीचे उतारा। जब चाचा चाची ने उन तीनों को देखा तो उनके चेहरे पर संदेह के भाव थे। जियोसू, ये सुंदर छोटी लड़की और 2 प्यारे छोटे दोस्त कौन हैं? आंटी, ये मेरी पत्नी इशिता मल्होत्रा हैं। ये मेरे बेटे और बेटी हैं, जुड़वां बच्चे हैं, आरव और अनन्या। दादा दादी हैरान रह गए। जियाओसू, आप शादीशुदा हैं? इतनी सुंदर प्रेमिका। जियोसू, तुम कितनी भाग्यशाली हो। यहाँ प्यारे जुड़वां बच्चों की एक जोड़ी भी है जो दुर्लभ जुड़वां हैं। जियोसू, आप और आपकी पत्नी जन्म देने में बहुत अच्छे हैं। इन 2 छोटे बच्चों को देखो, कितने प्यारे हैं। जियाओसू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे बच्चे भी हैं, और तुमने इतनी महंगी कार खरीदी है। तुम हमारे समुदाय में रहते हो और हम बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरतें भविष्य में डींग मारने के लिए पूंजी जुटाएंगे। जब राघव मल्होत्रा ने ये शब्द सुने तो उसने इशिता मल्होत्रा की ओर देखा, जो थोड़ी शर्म से अपने होंठ भींच रही थी, और उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए, जिससे एक बड़ी मुस्कान प्रकट हुई। माओ और मौसियों, आज देर हो रही है। दोनों बच्चे नींद में हैं। मैं पहले उन्हें ऊपर ले जाऊंगा।
मैं दूसरे दिन कैंडी खरीदूंगा। कृपया कैंडी खाएं। आज प्रमाण पत्र पाने की जो जल्दी है, इसकी तैयारी राघव मल्होत्रा ने नहीं की थी, और ऐसे महत्वपूर्ण समय पर स्वाभाविक रूप से वह अपनी पत्नी और बच्चों को कैंडी खरीदने के लिए बाहर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर चलो। राघव मल्होत्रा ने एक हाथ में अनन्या को और दूसरे हाथ में इशिता मल्होत्रा को पकड़ रखा था। आरव अपनी मां के पीछे पीछे चल रहा था और चारों लोगों का परिवार एक साथ ऊपर चला गया। दरवाजा खोलते ही इशिता मल्होत्रा प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर अंदर देखने लगी। हम टिल्डा, घर तो ठीक लग रहा है। यद्यपि घर बड़ा नहीं है, लेकिन आंतरिक सजावट काफी साफ सुथरी है और दरवाजे पर फूलदान में ताजे लिली का गुलदस्ता है। अप्रत्याशित रूप से राघव मल्होत्रा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जीना जानते हैं। सोफे पर एक छोटा सा आलीशान खिलौना रखा था, जिसने तुरंत अनन्या का ध्यान आकर्षित किया। छोटी लड़की दौड़कर आए, उसने छोटे गुलाबी खरगोश को पकड़ लिया और उसे नीचे नहीं रख सकी। बाबा टिल्डा टूटू टिल्डा, अनन्या को गुलाबी छोटा खरगोश सबसे ज्यादा पसंद है टिल्डा। सच में ये वही है जो बाबा और उनके रूममेट ने पिछली बार बच्चे को पकड़ा था। अगर आपको ये पसंद आया तो मैं इसे आपको भेज दूंगा। इशिता मल्होत्रा ने देखा कि टूटू पर लेबल अभी भी लगा हुआ था और उस पर कोई कीमत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि इसे सीधे डॉल मशीन से निकाला गया था और इसे छुआ तक नहीं गया था। बस इतना ही कि राघव मल्होत्रा गुड़िया मशीन पकड़ने गया था। रूममेट्स के साथ जाना, ये सब लड़के ही होते हैं, है न? यदि ये किसी लड़की के साथ होता तो इस खरगोश को बाहर भेज दिया जाना चाहिए था। हाँ, ये लड़का ही होगा। कौन कहता है कि लड़के गुड़िया नहीं पकड़ सकते? उसने राघव मल्होत्रा और कुछ बड़े आदमियों के बारे में सोचा जो गुड़िया बनाने वाली मशीन के सामने खड़े होकर गुड़िया को पकड़ रहे थे। जब वह एक बार भी ऊपर नहीं आई तो उसने चिंता का भाव भी दिखाया और उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। माँ, मेरा छोटा सा घर निश्चित रूप से आपके घर जितना बड़ा नहीं है। कुल मिलाकर 2 कमरे हैं। एक मास्टर बेडरूम में डबल बेड है और एक और गेस्ट रूम है जिसमें बंक बेड है। ये हमारे परिवार के लिए पर्याप्त होना चाहिए। बहुत हो गया, लेकिन नींद कैसे आए? इशिता मल्होत्रा ने दोनों बेडरूम की ओर देखा। उसकी खूबसूरत बादाम जैसी आंखें कुछ बार झपकी और उसके ठंडे चेहरे पर लाली छा गई। अध्याय 17। इशिता मल्होत्रा राघव मल्होत्रा के बेडरूम में जाती है। आज उनकी और राघव मल्होत्रा की शादी का पहला दिन है। वह मुख्य शयन कक्ष में सोना चाहती थी। इशिता मल्होत्रा को ये बात अच्छी तरह पता थी कि राघव मल्होत्रा ने अनन्या और आरव की वजह से ही उन्हें प्रपोज किया और शादी की, लेकिन उसे घरेलू पंजीकरण की स्थिति की जरूरत नहीं है। वह चाहती है कि वे एक वास्तविक परिवार बने। वह चाहती है कि राघव मल्होत्रा उससे प्यार करे, इसलिए अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हर अवसर का लाभ उठाएं। जैसा कि सुश्री गु ने कहा, वह उसके जीवन में थोड़ी बहुत घुसपैठ करना चाहती है और उसकी आदत और पसंद बनना चाहती है। हालांकि वह इस मुद्दे को सीधे तौर पर तो नहीं उठा सकती, है न? आखिर वह एक महिला है। इशिता मल्होत्रा ने राघव मल्होत्रा की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा और उम्मीद जताई कि उन्हें काम सौंपते समय वे भी इन बातों के बारे में सोचेंगे। अफसोस की बात है कि राघव मल्होत्रा ने इस समय इशिता मल्होत्रा की तरफ नहीं देखा और खुद से कहा, ठीक है माँ, आप ग्रुप को मास्टर बेडरूम में सोने के लिए ले जाए और आरव और मैं दूसरे बेडरूम में सोते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने वहां आरव की ओर देखा और कहा, आरव, तुम नीचे वाली चारपाई पर सो जाओ और मैं ऊपर वाली पर सो जाऊंगा। क्या ये ठीक है? वे एक साथ नहीं सोते। बेशक ये ठीक है। आरव जवाब देने ही वाला था कि राघव मल्होत्रा के पीछे खड़ी इशिता मल्होत्रा ने अचानक उसकी तरफ धीरे से अपना सिर हिलाया। आरव ने अपने होंठ भींचे और मुंह सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं अपनी बहन के साथ रहना चाहता हूँ। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए, अरे आरव, तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम अभी भी अपनी बहन के साथ रहते हो? मैं ऊपर सोता हूँ, मेरी बहन नीचे सोती है। आरव ने सही कहा, करना ही होगा। बदमाश, उसे रोकने के लिए उसके शब्दों का सहारा लें, है ना? ठीक है, तो तुम दूसरे बेडरूम में रहो और तुम्हारी माँ और मैं मास्टर बेडरूम में सोएंगे। घर में 2 बाथरूम हैं और हम 4 लोग हैं। अब नहाने की जरूरत किसे है? पहले आओ, पहले पाओ। मैं। अनन्या नहाना चाहती है। अनन्या तुरंत दौड़ी, एक छोटी तोप की तरह राघव मल्होत्रा की बाहों में उछली, अपना सिर उठाया और उसे एक प्यारी और प्यारी मुस्कान दिखाई। गाओ लेंग जियावाराव नामक एक लड़की को काम के दौरान अपनी मां की बर्फीली शान विरासत में मिली थी। बिना कुछ कहे उसने अपने छोटे से स्कूल बैग से अपने कपड़े निकाले और खुद ही बाहर बाथरूम की ओर चल पड़ी। राघव मल्होत्रा ने अपनी बेटी को गले लगाया, उसकी पीठ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या आरव और अनन्या अकेले नहाएंगे? खैर, वे आमतौर पर घर पर अकेले नहाते हैं और अनन्या मेरे साथ तभी नहाएगी जब वे नहा रहे होंगे, इशिता मल्होत्रा ने कहा। राघव मल्होत्रा ने खुश होकर कहा, हमारे दोनों छोटे बच्चे बहुत होशियार हैं। तुम 3 साल की उम्र में ही नहा सकती हो और कपड़े पहन सकती हो। अनन्या, पापा तुम्हें नहाने के लिए मास्टर बेडरूम के बाथरूम में ले जाएंगे।
अगर तुम्हें बाद में कुछ काम है तो तुम मम्मी पापा को फोन कर सकती हो, ठीक है। हालांकि उसकी बेटी नहा लेगी, लेकिन राघव मल्होत्रा अभी भी चिंतित है। न केवल ये पहली बार है कि वे उसके घर आए हैं, बल्कि कई चीजें अलग हैं। मुझे डर है कि उन्हें इसकी आदत नहीं होगी। इसलिए जब बेटा और बेटी नहा रहे थे तो राघव मल्होत्रा लिविंग रूम में रहे और इशिता मल्होत्रा बेडरूम में इंतजार करती रहीं, ताकि किसी भी समय आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। इशिता मल्होत्रा ने बाहर की ओर देखा, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। ताला बंद होने के बाद वह खुशी खुशी कमरे में घूमने लगी। उसके कदम थोड़े तेज थे और उसने 20 या 30 वर्ग मीटर के इस छोटे से कमरे में चारों ओर देखा। कमरे के बीच में 2 मीटर चौड़ा डबल बेड है। रजाई बड़े करीने से बिछी हुई है और बिस्तर के सिरहाने पर 2 तकिए रखे हैं। एक थोड़ा झुर्रीदार है, दूसरा बिल्कुल नया लग रहा है। ऐसा लगता है कि राघव मल्होत्रा आमतौर पर यहाँ अकेले सोते हैं। इशिता मल्होत्रा खुद को खुश महसूस करने से रोक नहीं पाए और अपने गोरे और पतले हाथों से उस तकिए को सहलाया जो थोड़ा झुर्रीदार था। ये वही तकिया होगा जिस पर राघव मल्होत्रा सोते थे। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शैम्पू की हल्की गंध राघव मल्होत्रा के बालों की गंध जैसी ही है। खिड़की के पास बिस्तर के बगल में एक डेस्क है जिस पर राघव मल्होत्रा की प्रोफेशनल किताबें रखी हैं, जिनमें से ज्यादातर मैकेनिकल हैं। इशिता मल्होत्रा ने उसे पलटा तो उसमें राघव मल्होत्रा के नोट्स भी थे। उसके शब्द सुंदर हैं, जोरदार और शक्तिशाली। जब आप इसे देखते हैं तो आप राघव मल्होत्रा के हाथों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते। वे पतले और शक्तिशाली हैं। हाथों के पीछे की नसें स्पष्ट हैं। वे बहुत शक्तिशाली हाथ हैं। बिस्तर के दूसरी ओर मास्टर बेडरूम के बाथरूम का सामना होता है। बाहर एक बड़ी अलमारी बनाई जाती है और बाथरूम छिपा हुआ है। इशिता मल्होत्रा ने अपने दांत काटे और उसका जिंग मुंह थोड़ा मुड़ गया। राघव मल्होत्रा की अलमारी पर एक नज़र डालें, क्या कोई समस्या है? वह उसकी पसंद के बारे में जानना चाहती है ताकि वह भविष्य में उसे उपहार दे सके, और उसके पास संदर्भ सीमा भी है। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और वह अलमारी के सामने खड़ी हो गई। उसे खोला और देखा कि अंदर कपड़े बड़े करीने से टंगे हुए थे और वहां बहुत सारे कपड़े नहीं थे, लेकिन उनमें से कोई भी साफ सुथरा और देखने में आरामदायक नहीं था। गोरी उंगलियां एक एक करके फिसलीं और इशिता मल्होत्रा को भी राघव मल्होत्रा के ड्रेसिंग स्टाइल का एक निश्चित आभास हुआ। ऐसा लगता है कि वह कैजुअल स्टाइल पसंद करते हैं। आज उन्होंने जो औपचारिक कपड़े पहने हैं वे शायद किसी इंटरव्यू के लिए होंगे। ये सोचते हुए इशिता मल्होत्रा ने अपनी भौहें थोड़ी सी टेढ़ी कर लीं। ऐसा लगता है कि कंपनी की औपचारिक पोशाक प्रणाली को समायोजित करने की आवश्यकता है। चाओफान समूह एक बिक्री कंपनी नहीं है। हर दिन काम करने के लिए औपचारिक कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक ये फैंसी कपड़े नहीं हैं, साधारण आकस्मिक कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। राघव मल्होत्रा का सुंदर चेहरा और फिगर कैजुअल कपड़े पहनने पर अधिक युवा और सुंदर लगना चाहिए। दोनों नन्ही मुन्नी बच्चियों ने खुद ही स्नान किया और राघव मल्होत्रा हेयर ड्रायर लेकर लिविंग रूम में अनन्या के बाल सुखाने चले गए। छोटी लड़की के बाल पतले और मुलायम हैं, लेकिन बहुत सारे हैं और भविष्य में उसके बाल निश्चित रूप से घने काले काले होंगे। राघव मल्होत्रा जितना अधिक अपनी बेटी को देखते उतना ही अधिक खुश होते और उनके हाथों के नीचे की हरकतें बहुत कोमल होती। अनन्या को बाबा द्वारा उसके बालों को उड़ाने, उसके हाथ में गुलाबी खरगोश के साथ खेलने तथा समय समय पर अपने पिता की ओर देखकर हंसने में आनंद आता था। ठीक है अनन्या, बाल सूख गए हैं। धन्यवाद बाबा। हम। अनन्या ने पलटकर राघव मल्होत्रा के चेहरे को जोर से चूमा और एक जोरदार और अहंकारी हरकत की, जिससे इस चुंबन में तुरंत खुशी का एहसास हुआ। नहीं धन्यवाद। बाबा को यही करना चाहिए। भविष्य में बाबा अक्सर अनन्या के बाल उड़ाएंगे, राघव मल्होत्रा ने खुश होकर कहा। अनन्या ने जोर से सिर हिलाया। ठीक है मैं भविष्य में अनन्या के बाल उड़ाऊंगी। अनन्या को पसंद है कि पापा उसके बाल उड़ाएं। वह खुशी खुशी राघव मल्होत्रा के पास आज्ञाकारी भाव से बैठ गई। राघव मल्होत्रा भी मन ही मन खुश हैं। उनकी बेटी वाकई एक ख्याल रखने वाली छोटी सी गद्देदार जैकेट है। बहुत प्यारी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे पुरुष बेटियां चाहते हैं। ऐसे प्यारे और कोमल छोटे लड़के को कौन मना कर सकता है। उसके दोनों बच्चे और 2 जुड़वां बच्चे हैं। ये वाकई खूबसूरत है। राघव मल्होत्रा को अपने बेटे की याद आई और जब उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि आरव के बाल गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था, लेकिन छोटे बेटे को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आरव इधर आओ बाबा, मैं तुम्हारे बाल भी सुखा दूंगी। आरव ने सिर हिलाकर कहा, कोई जरूरत नहीं, मेरे बाल थोड़ी देर में सूख जाएंगे। इससे पहले कि वह छोटा लड़का बोलना समाप्त करता, राघव मल्होत्रा ने उसे दबा दिया। हेयर ड्रायर की गर्म हवा एक गियर पर चालू होती है, बहुत गर्म नहीं होती है और हवा का तापमान थोड़ा होता है जो बहुत कोमल होता है। बालों पर फूंक मारना और कभी कभी गालों पर ब्रश करना बहुत आरामदायक होता है। आरव का छोटा सा मुंह धीरे धीरे पीछे की ओर सिकुड़ गया। ये काफी आरामदायक है। दोनों नन्हे बच्चों को सुला देने और अनन्या को शुभ रात्रि कहने के बाद राघव मल्होत्रा ने कमरे की लाइटें बंद कर दी।
रात की रोशनी के लिए एक गर्म पीले रंग का दीवार लैंप छोड़ दिया और फिर इशिता मल्होत्रा को वापस अपने कमरे में ले गया। मैं बाहर नहाने जा रहा हूँ, तुम अंदर बाथरूम में जाकर धो लेना। मैंने नया तौलिया रख दिया है। अपना मोबाइल फ़ोन ले आओ और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे फ़ोन कर देना। राघव मल्होत्रा ने फ़ोन हाथ में लेकर हिलाया और फिर कपड़े बदल कर बाहर चले गए। जब इशिता मल्होत्रा नहाकर बाहर आई तो राघव मल्होत्रा पहले से ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। इशिता मल्होत्रा को बाहर आते देख उसने अपने बगल में जगह थपथपाई, आओ लेट जाओ और सो जाओ। अध्याय 18 इस रात मैं सो नहीं सकता। इशिता मल्होत्रा धीरे धीरे चलकर बिस्तर के दूसरी ओर लेट गई। मैंने लाइटें बंद कर दी। दयालुता। राघव मल्होत्रा ने लाइटें बंद कर दी और कमरे में तुरंत अंधेरा छा गया। लेकिन धीरे धीरे दृष्टि फिर से स्पष्ट हो गई। खिड़की के बाहर पूरा चांद था और चांद की हल्की रोशनी खिड़की से होकर कमरे में आ रही थी, जिससे सब कुछ चांद की हल्की रोशनी से ढक गया था। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा पीठ के बल लेट गए और उनमें से किसी ने भी किसी को नहीं छुआ। दोनों की आंखें खुली थीं, लेकिन वे सोए हुए नहीं थे। आज इतनी बड़ी घटना घट रही है, कोई भी सो नहीं पा रहा है। राघव मल्होत्रा अभी भी उत्साहित हैं। एक दिन में उसके पास पत्नी और बच्चे, एक आलीशान कार और एक शानदार सिस्टम है। उसकी जिंदगी ने अचानक से एक नया मोड़ ले लिया। इशिता मल्होत्रा ने अपनी खूबसूरत आंखें खोलीं, अपने सिर के ऊपर अपरिचित छत को देखते हुए, अपनी हथेलियों को अपनी छाती पर दबाते हुए थोड़ी तेज दिल की धड़कन को महसूस किया। वह और राघव मल्होत्रा मिले, शादी की और एक दूसरे के घर पर सोए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन था। उन्हें लगा कि राघव मल्होत्रा को ढूंढना और उन्हें असाधारण समूह में भर्ती करना वास्तव में सही निर्णय था। इसके अलावा राघव मल्होत्रा के पास उसकी कल्पना से भी अधिक आश्चर्य था। उसने जो जानकारी पाई उसके अनुसार राघव मल्होत्रा एक साधारण सीनियर था, लेकिन आज मशहूर घड़ियों की लग्जरी कारों और मेचा में राघव मल्होत्रा के शानदार ज्ञान के साथ वह स्पष्ट रूप से एक साधारण सीनियर नहीं था। कुछ प्रदर्शन। राघव मल्होत्रा के पास ऐसे कितने राज हैं जो वह नहीं जानते। चीख की आवाज आई। राघव मल्होत्रा ने पलटी मारी और गलती से अपना हाथ इशिता मल्होत्रा के कंधे पर रख दिया। जो दो लोग सोए नहीं थे वे स्तब्ध रह गए। ओह, मैं भूल गया कि आज आसपास ज्यादा लोग हैं। वह हमेशा की तरह लापरवाही से कैसे पलट सकता था। इस अचानक शारीरिक संपर्क से इशिता मल्होत्रा की आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए उनकी सांसें रुक गईं, लेकिन उनके दिल की धड़कनें घने ढोल की तरह थीं। अभी भी सो रहे हो? राघव मल्होत्रा ने चुपचाप अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा। इशिता मल्होत्रा ने जवाब दिया। क्या हुआ? क्या तुम किसी दूसरी जगह नहीं सो सकती? राघव मल्होत्रा ने बस पलटकर उदारता से उसकी ओर देखा। इशिता मल्होत्रा का चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन सौभाग्य से रात ने उसे ढक लिया। नहीं, मुझे बस थोड़ी भूख लगी है। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या हम खाना खाने चलें? राघव मल्होत्रा ने अपने पेट पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं, पर मुझे भी थोड़ी भूख लगी है, चलो नीचे चलकर खाना खा लेते हैं। दोनों ने कपड़े पहने और ऊपर चढ़ गए। बाहर जाने से पहले राघव मल्होत्रा ने कहा कि वह बगल के दो छोटे शावकों को देखने जा रहा है। गर्म रंग की दीवार लैंप के नीचे दोनों छोटे खजाने गहरी नींद में सो रहे थे। अनन्या ने गुलाबी खरगोश को गले लगा लिया और उसके नन्हे पैरों ने बेचैनी से रजाई को लात मारकर बाहर रख दिया। आरव ऊपरी चारपाई पर ईमानदारी से पीठ के बल लेटा हुआ सो रहा था। रजाई बड़े करीने से खींची हुई थी और एक भी तह देखना मुश्किल था। उसके हाथ रजाई के बाहर की तरफ थे। राघव मल्होत्रा को संदेह है कि इस बच्चे को शायद हर दिन सोते और उठते समय रजाई मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। इशिता मल्होत्रा ने अपनी बेटी के लिए रजाई खींची और दोनों चुपचाप बाहर निकल गए। रात के 12 बजे खाने पीने की दुकानें गर्म हो जाती हैं। समुदाय के बाहर विभिन्न खाद्य पदार्थों की दुकानों से भरी एक लंबी सड़क है, जिनमें से अधिकांश बारबेक्यू फ्राइड राइस, नूडल्स, पकौड़ी, ओडन और इसी तरह की अन्य चीजें हैं। स्टॉल के बगल में स्टॉल है। इस तरफ का बर्तन गर्म तल रहा है और दूसरी तरफ के बर्तन में बड़ी हड्डियों से बना सूप उबल रहा है और तेज सुगंध बिखेर रहा है। स्टॉल पर 2-3 ग्राहक खाना खा रहे हैं। कुछ लोग बारबेक्यू खा रहे हैं और बियर पी रहे हैं, तो कुछ अपने बच्चों को सुगंधित चिकन सूप पिलाने ले जा रहे हैं, जो दिल और पेट को गर्म कर देता है। ये दृश्य देखकर इशिता मल्होत्रा ने अपनी नाजुक भौहें लगभग अस्पष्ट रूप से उठाईं। किसने सोचा होगा कि वह दिन में 2 बार सड़क किनारे की दुकानों पर खाना खाती होगी। यदि आपके किसी परिचित ने इसे देख लिया, मुझे लगता है मेरा जबड़ा खुला रह गया। आप क्या खाना चाहते हैं? यहाँ बारबेक्यू फ्राइड राइस, फ्राइड नूडल्स, कई तरह के सूप नूडल्स, पकौड़े और ओडन हैं, और यहाँ ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स और कोल्ड स्किन भी हैं। राघव मल्होत्रा इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उनके पास खाने की कई तरह की चीजें मौजूद हैं। मैं खा सकती हूँ, तुम क्या खाना चाहते हो? इशिता मल्होत्रा ने उससे पूछा। वह वास्तव में नहीं जानती कि इनमें से कौन सी चीजें सुलभ हैं।
राघव मल्होत्रा ने वहां गर्म बारबेक्यू पर नजर डाली, नाक रगड़ी और कहा, चिकन नूडल सूप खाओ। मैंने बारबेक्यू सिर्फ रात को खाया था, इसलिए कुछ पौष्टिक खाना खा लो। ठीक है। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया और उसके पीछे नूडल स्टॉल पर चली गई। मालकिन नूडल्स पकाने के लिए एक बड़ी बाल्टी के सामने खड़ी थी। जब उसने राघव मल्होत्रा को मुस्कुराते हुए देखा तो कहा, युवक आज बारबेक्यू के बजाय नूडल्स खाएगा। आपको कौन से नूडल्स चाहिए? 2 कटोरी चिकन नूडल सूप। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने इशिता मल्होत्रा की ओर देखा और पूछा, क्या आपको हरी प्याज और धनिया से कोई परहेज है? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इसे नहीं खाती। बॉस, हरी प्याज और अजमोद का एक कटोरा मत रखो। मालकिन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं समझती हूँ नौजवान, ये किसी गर्लफ्रेंड को बाहर खाने पर ले जाने जैसा नहीं है। शाम को चिकन नूडल सूप अच्छा होता है और शरीर को पोषण देता है। इतनी सुंदर प्रेमिका, आपको उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, बेशक बेशक, मेरी पत्नी खुद को चोट पहुंचाएगी। इशिता मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर पलटकर राघव मल्होत्रा के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके दिल में थोड़ी मिठास आई। वह खुलेआम अपने रिश्ते को स्वीकार करता है। उसने कहा कि वह उसे चोट पहुंचाना चाहता था। दोनों ने नूडल्स पैक किए और घर लौट आए। कॉफी टेबल पर बैठकर खाने लगे। पूरे घर में चिकन सूप की खुशबू फैली हुई है। इशिता मल्होत्रा के लंबे बाल थोड़े असहज लग रहे थे। राघव मल्होत्रा ने देखा कि उसने अपना हाथ दूर रखा हुआ था और उसका पोस्चर भी बहुत सहज नहीं था। उसने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, फिर उठकर शेल्फ के पास जाकर एक बड़ा प्लास्टिक क्लिप ले आया, जिसे आमतौर पर चादरों को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राघव मल्होत्रा ने सिर खुजाते हुए कहा, मेरे घर पर बस इतना ही है, वरना तुम ऐसे ही चली जाओगी। इससे पहले कि इशिता मल्होत्रा समझ पाती कि यह किस लिए है, राघव मल्होत्रा अचानक उनके पीछे आए और उनके सिर के पीछे सभी मोटे बालों को बांधने में उनकी मदद की और फिर एक बड़ी क्लिप से उन्हें क्लिप कर दिया और उनके बाल व्यवस्थित हो गए। असर बुरा नहीं है। राघव मल्होत्रा ने गर्व से ताली बजाई। इशिता मल्होत्रा ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छुआ। उसके दिल में एक अभूतपूर्व और अद्भुत एहसास हुआ। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। शुक्रिया। एक कटोरी गर्म चिकन नूडल सूप खाने के बाद दोनों को थोड़ा पसीना आया, लेकिन उनका पेट भर गया। इस समय अतिथि शयन कक्ष का दरवाजा अचानक खुला और नंगे पांव छोटी गेंद अपनी नींद भरी आंखों को रगड़ते हुए सूंघते हुए बाहर आ गई। इतनी खुशबूदार। बाबा मामा छुपकर क्या खा रहे हैं? छोटा लड़का दौड़कर आया, कॉफी टेबल के किनारे रखे नूडल सूप के 2 कटोरे को देखा, मुंह बनाया और रोने लगा। वाह बाबा मामा बुरे हैं, खाना चुराते हैं, समूह छोड़ने के लिए नहीं। वाह, अनन्या भी खाना चाहती है। राघव मल्होत्रा, जिन्होंने ये दृश्य कभी नहीं देखा था, ने तुरंत अपनी बेटी को उठाया, उसके ठंडे पैरों को एक हाथ से पकड़ लिया और उसे दिलासा दिया, अच्छी रहो अनन्या, रो मत। कल सुबह सुबह बाबा अनन्या के लिए कुछ स्वादिष्ट खरीदने जाएंगे। ठीक है। लेखक का शब्द, पाठकों का धन्यवाद। एक दिन में एक टुकड़ा इनाम के लिए 1500 शुरुआती सिक्के। अध्याय 19। माँ ने सुबह सुबह फोन की। अगली सुबह घंटी बजने से राघव मल्होत्रा की नींद खुल गई। उसने कल रात खाना खाया और अपनी बेटी को फिर से मना लिया, इसलिए वह 2 या 3 बजे तक बिस्तर पर नहीं गया। अब जब उसे नींद की गंभीर कमी है तो वह अपनी माँ द्वारा भेजे गए वीचैट वीडियो पर ठोकर खा गया। बेटा क्या तुम अभी तक उठे हो? क्या तुम कल चाओफान ग्रुप में इंटरव्यू के लिए नहीं गए थे? तुमने रात को अपनी माँ को वीचैट मैसेज क्यों नहीं भेजा? इंटरव्यू का नतीजा कैसा रहा? बेटा, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? राघव मल्होत्रा ने आंखें बंद करके, हाथ टेढ़े करके और कैमरे की दिशा अचानक दूसरी ओर घुमाकर चकित होकर उत्तर दिया। हालांकि यह केवल एक क्षण का समय था, लेकिन माँ सू ने एक नज़र में देख लिया कि उसके बेटे के पास लंबे बालों वाली एक लड़की लेटी हुई थी। सू की माँ थोड़ा स्तब्ध रह गई और फिर आश्चर्य से राघव मल्होत्रा की ओर देखने लगी। उन्होंने 2 बार खांसकर भी कहा, जैसे याद दिलाना चाह रहे हो, खांसो बेटा, कल रात को तुमने। राघव मल्होत्रा अचानक जाग गए और उन्हें कल की बात याद आ गई। इशिता मल्होत्रा उसके बगल में लेटी हुई थी। हाथ हिलाकर उसने वीडियो बंद करना चाहा, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो पाया कि इशिता मल्होत्रा किसी समय जाग गई थी और अपनी खूबसूरत आंखें खोलकर उसे उत्सुकता से देख रही थी। राघव मल्होत्रा कुछ देर के लिए हिले और फिर उन्होंने कैमरा पीछे की ओर छत की ओर कर दिया। उसने सीधे सीधे कहा, माँ, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, क्या तुम मुझे अगली बार किसी और समय पर बुला सकती हो? मेरा बेटा बिना कपड़ों के सोता है। अगर मैं गलती से अपनी माँ को कुछ ऐसा दिखा दूं जो उसे नहीं देखना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है। इशिता मल्होत्रा इस समय पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसने वीडियो के दूसरे छोर पर राघव मल्होत्रा की माँ की आवाज़ सुनी और वह घबरा गई। उसने अपने बालों को ट्रिम करने और उन्हें थोड़ा और सही तरीके से पैक करने की योजना बनाई, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि अगले ही पल राघव मल्होत्रा ये शब्द कहेंगे। क्या वह नहीं चाहता कि उसकी माँ को उसके अस्तित्व का पता चले?
लेकिन वे पहले से ही शादीशुदा हैं। क्या ये संभव है कि राघव मल्होत्रा ने अभी भी उसे स्वीकार नहीं किया? इशिता मल्होत्रा ने अपने गुलाबी होठों को भींच लिया और अपनी भौहें थोड़ी नीचे कर लीं। जब माँ सू ने अपने बेटे की बातें सुनी तो वह मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ टिल्डर, यह मेरी माँ के फ़ोन करने का सही समय नहीं है। हाँ हाँ बेटा, फिर मेरी माँ तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम मुझे बाद में कॉल कर सकते हो टिल्डर। अलविदा बेटा। सू की माँ ने फ़ोन रख दिया और राघव मल्होत्रा मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। लगता है माँ को अभी कुछ दिख गया होगा, वरना वो इतनी जल्दी फ़ोन नहीं रखती। लेकिन उसे वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ इतनी जल्दी वीडियो कॉल करेगी, और उसे ये भी नहीं पता था कि वह अपनी माँ को कैसे बताए कि वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। फ़ोन रखने के बाद माँ सू अपना मोबाइल फ़ोन लेकर अध्ययन कक्ष में गई और खुशी से पिता सू से बोली, बूढ़े सू, मैंने अभी कहा कि मैंने आज सुबह मैगपाई को रोते हुए सुना, यह एक खुशी की घटना होनी चाहिए। हाँ हाँ, ये सही है। पिता सू सुलेख लिख रहे थे जब उन्होंने ये शब्द सुने और पूछा, बड़ी खुशी की बात क्या है? क्या मेरा बेटा इंटरव्यू में पास हो गया है? ओह, मैं तो इस बारे में पूछना ही भूल गई। माँ सू ने गुस्से से उसका सिर थपथपाया। पापा सू ने असहाय भाव से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, क्या तुमने अपने बेटे से साक्षात्कार के बारे में नहीं पूछा था? हाँ, लेकिन क्या मुझे इससे भी बड़ी खुशी की घटना नहीं मिली? सू की माँ खुशी से अपना मुंह बंद नहीं कर सकी। उसने सू के पिता की ओर देखा और रहस्यमय ढंग से कहा, अरे, मैंने अभी एक वीडियो बनाया है और हमारे बेटे के बगल में एक लंबे बालों वाली सुंदरता को सोते हुए देखा है। डैड सू ने हाथ हिलाया और चावल के कागज पर स्याही का एक बड़ा सा पूल छोड़ दिया। क्या हमारे पास चैन चैन के लिए एक साथी है? सू की माँ गर्व से मुस्कुराई, वे सभी एक साथ सोए हैं, वे कुछ समय के लिए एक साथ रहे होंगे। बदबूदार लड़के, तुम अभी भी हमसे यह बात छिपा रहे हो। क्या तुमने लड़की को देखा है? अभी कुछ नहीं बोला। पापा सू ने कलम नीचे रख दी और खुश होकर पूछा, नहीं, मेरा बेटा शायद नींद में था। मुझे नहीं लगा कि आसपास कोई है, और कैमरा हिल गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि लड़की कैसी दिखती है, लेकिन मैंने लंबे बाल और गोरी त्वचा देखी। वह एक अच्छी दिखने वाली लड़की होगी टिल्डर। हमारा बेटा शायद थोड़ा शर्मिंदा है। उसने तुरंत कैमरा बंद कर दिया और मुझसे कहा कि वह बड़ा हो गया है, सुबह वीडियो चलाने में असुविधा होती है, और उसने कहा कि वह बिना कपड़ों के सोता है। हे, मैं देखता हूँ, मेरे बगल में एक बहू है टिल्डर। पिताजी सू ने उत्साह से अपने हाथों को रगड़ा और चेहरे पर उत्साह के साथ कहा, ठीक है टिल्डर पत्नी, मेरे बेटे ने अब कॉलेज से स्नातक किया है और अब एक साथी खोजने का समय है। लड़के एक परिवार शुरू करते हैं और पहले एक परिवार शुरू करते हैं। चलो एक दूसरे की मदद करते हैं, शायद मैं जल्द ही अपने पोते को गले लगा पाऊंगा। हाँ, तुम बूढ़े आदमी, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर सोचते हो। हाँ टिल्डर। सू की माँ सू के पिता पर हंसी, लेकिन वह बहुत खुश हुई। लाओ सू, क्या आप चाहती हैं कि हम अपने बेटे के पास अपनी होने वाली बहू से मिलने जाएं? पापा सू ने कुछ देर सोचा, सिर हिलाया और कहा, अभी रुको, इस मामले में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब जब मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो उसे नाप तोल कर रखना चाहिए। जब बेटा बोलेगा तो तुरंत जाकर जो पैसे बचाए हैं उन्हें ले आओ। अपने बेटे के लिए घर खरीदो, बहू की शादी करो और घर जाओ। राघव मल्होत्रा की तरफ से वह पूरी तरह से जाग रहा था, अपने मुर्गी के पिंजरे जैसे बालों को खुजलाते हुए अपना सिर घुमाकर इशिता मल्होत्रा की तरफ देखा और कहा, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? मेरी माँ बूढ़ी हो रही है और हर दिन जल्दी उठती है। मैं अक्सर सुबह जल्दी फ़ोन करता हूँ और मुझे इतनी नींद आती है कि मैं भूल जाता हूँ कि तुम वहाँ हो। इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और अपने मुंह के कोने को खींचकर एक क्षणिक मुस्कान प्रकट की। अच्छा, उसने कुछ देर सोचा, फिर अचानक सिर उठाया और राघव मल्होत्रा को गंभीरता से देखा। राघव मल्होत्रा, हम पहले से ही शादीशुदा हैं। हाँ, राघव मल्होत्रा ने आंखें झपकाईं। चूंकि हम पहले से ही शादीशुदा हैं, मैं सोचती हूँ, क्या मुझे भी अपने चाचा चाची से मिलने जाना चाहिए? राघव मल्होत्रा ने उसके मन में अभी अभी उभरी छोटी सी भावना को पकड़ लिया और उसका दिल अचानक द्रवित हो उठा। तो क्या अभी इशिता मल्होत्रा को लगा कि वह जानबूझकर अपनी माँ से छुपा रही हैं? ये छोटी लड़की बहुत संवेदनशील है। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और खुश होकर बोले, मिलते हैं। बेशक मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वैसे नहीं देख सकता जैसा मैंने अभी देखा। मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ के रूप में देखना चाहता हूँ। चलो समूह का नेतृत्व करते हैं। आरव, तुम ठीक से कपड़े पहने हो, चलो अपनी चीजें ले लो और साथ में घर चलो। इशिता मल्होत्रा ने राघव मल्होत्रा की बातें सुनी और अपने कपड़ों की ओर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पूरी रात सो चुकी थी और रेशमी पजामा पहले ही उसके कंधों के नीचे खिसक चुका था। ये रूप, अगर मैं वास्तव में अभी अपनी भावी सास को देखूं तो ये शर्म की बात होगी। इशिता मल्होत्रा शर्मा गईं और उन्होंने तुरंत रजाई खींच ली और अपना पूरा शरीर उसके अंदर छिपा लिया। राघव मल्होत्रा हंसे, गुड मॉर्निंग टिल्डा, मैं पहले नहा लूंगा।
अपनी बात समाप्त करने के बाद वह बिस्तर से उछलकर उठा और टी शर्ट और बड़ी पैंट पहनकर सीधे बाथरूम में चला गया। आईने के सामने अपने दांत साफ करते हुए राघव मल्होत्रा को ये सोचने से रोका नहीं जा सका कि वह इशिता मल्होत्रा और अनन्या आरव को घर ले आए हैं। माँ और पिताजी जानते थे कि उनकी एक बहू और 3 साल के जुड़वां बच्चे हैं। वे निश्चित रूप से उस समय आश्चर्यचकित होंगे। अपनी माँ के चरित्र के कारण वह तुरंत उत्साह से अभिभूत हो सकती है। ये कितना सुंदर दृश्य है, मुझे इसे अपनी आंखों से देखना होगा। इसलिए उसे अपने माता पिता को व्यक्तिगत रूप से यह खुशखबरी बतानी होगी। अध्याय 20 राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय। राघव मल्होत्रा, एक प्रतिभा का परिचय दिया जाना चाहिए। इशिता मल्होत्रा के बाहर आने के बाद राघव मल्होत्रा और अनन्या आरव पहले से ही लिविंग रूम में बैठे थे। राघव मल्होत्रा ने टेक अवे, सोया मिल्क फ्रिटर्स, चिकन सूप, स्मॉल वॉन्टन सूप, डम्पलिंग्स और ग्रीन वेजिटेबल मीट पॉरियज का ऑर्डर दिया, जिनमें से सभी छोटे हिस्से थे लेकिन एक बड़ी मेज थी। माँ सुप्रभात, टिल्ड बाबा ने हमारे लिए बहुत सारा नाश्ता खरीदा है। सूप पकौड़े हैं जो माँ को खाने में बहुत पसंद हैं। टिल्ड बाबा सचमुच माँ से प्यार करते हैं। टिल्ड छोटा लड़का मुस्कुराया और उसका एक छोटा सा सफेद दांत दिखा जो बहुत मासूम और प्यारा था। सुबह सुबह ये दृश्य देखना सचमुच ताजगी भरा है और पूरा दिन खुशनुमा रहता है। दोनों छोटे बच्चे आमने सामने बैठे थे और इशिता मल्होत्रा राघव मल्होत्रा के बगल में बैठी थी। जैसे ही वह बैठी, राघव मल्होत्रा ने सूप का थैला उसके सामने धकेल दिया और फिर बातचीत खत्म होने से पहले कहा, मैंने इसके बारे में सोचा। मेरे माता पिता जोंगहाई के किनारे पर रहते हैं। हम 3 या 4 घंटे गाड़ी चलाते थे। अब हम दोनों को काम पर जाना है और हमारे 2 बच्चों को किंडरगार्टन जाना है। समय सही नहीं है। इस तरह जब मैं स्कूल से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लूँ तो चलो वापस चलते हैं और अपने माता पिता को साथ लेकर मेरे स्नातक समारोह में शामिल होते हैं। आप क्या सोचते हैं? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, आपकी बात सुनो। वह भी राघव मल्होत्रा के शब्दों के लहजे में डूबी हुई थी। वे दोनों इतने मोल तोल करने वाले हैं। वे वास्तव में एक साधारण छोटे जोड़े की तरह दिखते हैं। शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी लग रही है। और खाओ, मैंने बहुत सारा खरीदा है। अगर नहीं खाऊंगा तो बाद में बर्बाद कर दूंगा। राघव मल्होत्रा ने टेबल पर रखे नाश्ते की ओर इशारा किया। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया और सूप का थैला राघव मल्होत्रा और उसके बीच में सरका दिया। तुम भी इसे खा सकते हो। समूह ने चिकन सूप पिया, छोटे छोटे वॉन्टन खाए, बाबा की नीरस बातचीत सुनी और अपने मुंह ढककर हंसी मजाक किया। ही टिल्ड बाबा और मम्मा का कितना अच्छा रिश्ता है। वे एक खुशहाल परिवार हैं। टिल्ड उसने प्रसन्न चेहरा बनाकर प्रसन्नतापूर्वक पूछा, बाबा टिल्ड, क्या आप हमें दादा दादी से मिलने ले चलेंगे? आरव को ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी, लेकिन राघव मल्होत्रा ने जो कहा उसके पहले हिस्से ने उसे थोड़ा अनिश्चित बना दिया। जैसे ही दूसरा भाग आया, आरव पूछना चाहता था, लेकिन जब उसे राघव मल्होत्रा के साथ अपने वर्तमान रिश्ते के बारे में ख्याल आया तो वह खुद को रोक लेती थी। अब जब उसकी बहन ने पूछा तो उसने अपने हाथ हिलाना बंद कर दिया, नाश्ता नहीं किया, कान खड़े कर लिए और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। राघव मल्होत्रा का बड़ा हाथ मेज के पार गया, अनन्या के छोटे से रोएदार सिर को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ टिल्ड, जब बाबा का काम हो जाएगा तो मैं मामा, अनन्या और आरव को अपने दादा दादी के घर वापस ले आऊंगा। दादाजी और दादी जी को अनन्या और आरव बहुत पसंद आएंगे। हाँ हाँ टिल्ड, अनन्या भी दादाजी और दादी की तरह सुपर 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 होगी। अनन्या बहुत खुश है। टिल्ड बाबा, जल्दी करो और अपना काम खत्म करो। टिल्ड, मुझे भाई मामा और अनन्या को जल्दी वापस ले जाना है। टिल्ड, अनन्या दादा दादी के लिए उपहार और उनके खाने के लिए सुपर स्वादिष्ट केक खरीदना चाहती है। टिल्ड, छोटा समूह बड़ा नहीं है लेकिन मन बहुत पुत्रवत है। टिल्ड, आरव का पहले से फैला हुआ शरीर अचानक शिथिल हो गया और उसके मुंह का कोना, जो कटोरे में छिपा हुआ था, अचानक खुश हो गया। टिल्ड, मैं अपने दादा दादी को देखकर बहुत खुश हूँ। राघव मल्होत्रा को अपने बेटे और बेटी की भावनाओं का विस्तृत दर्शन हुआ और उनके दिल में अपने पिता और परिवार के मुखिया के प्रति गर्व की भावना पैदा हुई। ये बहुत अच्छा लगता है। नाश्ता करते समय रूम में गेयू का फोन आया। भाई सू, क्या मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया? हमारी कक्षा में आज रात का भोजन है। यह एक साधारण भोजन है, इसे मत भूलना। खैर, याद रखो, वो रात भूल जाओ। तुम आज रात को बाद में आओगे, दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टिल्ड, खैर, आज रात मिलते हैं। राघव मल्होत्रा ने फोन रख दिया और नाश्ता करने लगे। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कार्यालय में एक अच्छे कपड़े पहने बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा है। ये वही बूढ़ा आदमी था जो कल फोटो स्टूडियो में राघव मल्होत्रा से मिला था। इस समय जो कुछ उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, ये राघव मल्होत्रा की निजी जानकारी भी है। बूढ़ा आदमी जितना ज्यादा देखता गया उतना ही हैरान होता गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए अपने बगल में बैठी महिला सहायक से पूछा, जियाओ जू, क्या तुम्हें यकीन है कि यह जानकारी सही है? खैर श्री युआन, मैंने ये जानकारी उनके स्कूल से, साथ ही उनके अपने बायोडेटा से भी स्थानांतरित कर दी है। कोई समस्या नहीं होगी।
बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। नहीं, 3 विश्वविद्यालयों से ऑटोमोटिव डिजाइन में स्नातक करने वाला एक छात्र कैसे मेचा पर इतना शोध कर सकता है? जियोजू, हमें इस व्यक्ति को राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय से परिचित कराना है। जितना अधिक आप डेटा में कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे, उतना ही अधिक ये पता चलेगा कि वह छिपा हुआ है। जियोजू हैरान रह गया। आखिर किस तरह की प्रतिभा के कारण ओल्ड रूपी इतना ध्यान देता है? रूपीलाओ वर्तमान लोंगू मेचा अनुसंधान क्षेत्र के प्रवर्तक हैं और वे वर्तमान नेता भी हैं। ये रूपीलाओ को प्रभावित कर सकता है। ये वरिष्ठ छात्र बहुत सक्षम होना चाहिए, लेकिन आंकड़ों को देखते हुए वह वास्तव में एक साधारण कॉलेज छात्र है। अपेक्षाकृत सुंदर होने के अलावा उनके ग्रेड भी ऊपरी मध्यम आर्ववेल में हैं। उनके पास कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं था और उन्होंने मेचा में कोई लाभ नहीं दिखाया। वह रूपीलाओ का पक्षधर कैसे हो सकता है? बूढ़े युवान, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कॉलेज का छात्र जिसका उपनाम सू है, ऑटोमोबाइल में पढ़ाई कर रहा है और उसका मेचा से कोई लेना देना नहीं है। उसने किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है, न ही उसने मेचा उपलब्धियों पर कोई शोधपत्र प्रकाशित किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है? उसके बारे में क्या? रूपीलाओ को याद आया कि उसने पिछली रात क्या देखा था और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वह कार्यालय में उत्साह से घूमा और उत्साह से कहा, जियोजू, आपने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। अगर आपने उसे कल देखा और सुना कि उसने क्या कहा, तो आप समझेंगे कि वह सच्चा प्रतिभाशाली है। लोंगबुओ की मेचा तकनीक का इतने सालों तक अध्ययन किया गया है और यह कभी भी वास्तविक सफलता हासिल नहीं कर पाई है। सिद्धांत से वास्तविकता तक मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है ये युवक वही इस कदम की आशा है। यदि भविष्य में वास्तव में मेचा बनाए जा सके तो मुझे लगता है कि यह पहला मेचा राघव मल्होत्रा का ही होगा। जियाओजू सदमे में अवाक रह गया। वह वास्तव में जानना चाहती थी कि राघव मल्होत्रा कितने पवित्र हैं जिन्हें रूपीलाओ से इतना उच्च मूल्यांकन प्राप्त हुआ है। क्या वह मेचा बनाने वाला पहला आदमी होगा? क्या वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है? ओल्ड युवान, क्या हम राघव मल्होत्रा को शांति का प्रस्ताव देंगे? हमारे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के मेचा विभाग ने कभी भी 3 स्नातक छात्रों की भर्ती करने का अपवाद नहीं बनाया है, या ये गैर पेशेवर छात्रों के लिए एक मिसाल है। बूढ़े रूपी ने हाथ हिलाकर दृढ़ता से कहा, असली पेशेवरों और प्रतिभाशाली लोगों के सामने नियम निरर्थक हैं। मैं ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखूंगा। राघव मल्होत्रा जैसी प्रतिभाओं को हमारे मेचा रिसर्च विभाग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम राघव मल्होत्रा से संपर्क करो और हमारी पहचान बताओ। भूल जाओ, मैं जाकर उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगी। जियोजू ने कार्यालय को छोड़कर ओल्ड रूपी को उत्साह से देखा और उसके पैरों के नीचे के कदम तेज थे, जैसे कि उसने सप्ताह के दिनों में एक बड़ी सफलता हासिल की हो, और वह अपने दिल में और भी अधिक आश्चर्यचकित था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि राघव मल्होत्रा राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में आएंगे। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि रूपीलाओ किस प्रतिभा की बात करता है। वह इतने वर्षों से श्री रूपी का अनुसरण कर रही है और श्री रूपी ने कभी किसी के प्रति इतना उच्च सम्मान नहीं रखा। अध्याय 21। प्यारा बेटा। नाश्ते के बाद 4 सदस्यों वाला परिवार एक साथ बाहर गया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, विशेष सहायक रेखा पहले से ही कार के पास इंतजार कर रही थी। उसके बगल में एक और रोल्स रॉयस खड़ी थी। श्री मल्होत्रा, अध्यक्ष, सुप्रभात। झांग तेसुके ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और फिर इशिता मल्होत्रा को आज की कार्य व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट करना शुरू किया। श्री यान, सुबह 8:30 बजे आपने और शेंगशी के बॉस ने दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 1.2 बिलियन की परियोजना के बारे में बात की थी। हमें अब जाना चाहिए। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया और राघव मल्होत्रा की तरफ देखने लगी। मैं पहले जाना चाहती हूँ। दोनों बच्चे किंडरगार्टन जा रहे हैं, क्या तुम जा सकते हो? मैं स्पेशल असिस्टेंट रेखा को रहने दूंगी। राघव मल्होत्रा ने हाथ हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। अपने बेटे और बेटी को स्कूल भेजना पिता का काम है, इसलिए चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे फ़ोन करें। मैं बाद में आपको वीचैट पर किंडरगार्टन का पता भेज दूंगा। इशिता मल्होत्रा ने एक बार में 3 बार अपना सिर घुमाया। वह सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर थी, लेकिन कार में बैठने से पहले वह काफ़ी दूर तक चली। ये दृश्य देखकर झांग तेसुके चुपके से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। राष्ट्रपति और श्री मल्होत्रा के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकता। इशिता मल्होत्रा के जाते ही आरव अचानक असहज हो गया। उसे राघव मल्होत्रा के साथ अकेले रहने की आदत नहीं है। हालांकि अनन्या वहां है, लेकिन उसकी बहन पूरी तरह से राघव मल्होत्रा की तरफ है। जब तक राघव मल्होत्रा वहां है, उसका मन बाबा से भरा है। यहाँ न होना ही अच्छा है। राघव मल्होत्रा ने सबसे पहले उनकी बेटी को पीछे की सीट पर सुरक्षा सीट पर बैठाया और फिर उनके बेटे को गले लगा लिया। आरव पीछे हट गया और मुंह बनाकर बोला, मैं ये खुद कर सकता हूँ। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और जोर नहीं डाला। ठीक है, तो फिर आप खुद ही कर सकते हैं।
बदबूदार बेटा। अभी भी आश्वस्त नहीं टिल्डा आरव ने अपनी छोटी सी गांड को मोड़ा और कार में चढ़ गया और खुद सेफ्टी सीट पर बैठ गया, लेकिन सीट बेल्ट बांधते समय उसे थोड़ी परेशानी हुई। उसके हाथ और पैर छोटे हैं, पहुंच से बाहर। अजीब। राघव मल्होत्रा ने कार के दरवाजे पर झुककर इत्मीनान से बेटे को देखा, ये जानते हुए कि वह इसका पता नहीं लगा सकता। उसने मदद करने की पहल नहीं की, इसलिए वह खुशी से वहीं खड़ा रहा, अपने हाथों को अपनी छाती के चारों ओर रखा और एक सुंदर मुद्रा बनाई। आरव ने बहुत देर तक बातें की, लेकिन अंत में वह बात नहीं समझ पाए। उसने फिर से राघव मल्होत्रा के मुस्कुराते चेहरे की ओर देखा और मन ही मन और भी नाराज हो गई। उसने गुस्से में सीट बेल्ट फेंक दी और कहा, नहीं, मैं पहले से ही वयस्क हूँ, इसलिए मुझे सुरक्षा सीट पर बैठने की जरूरत नहीं है। मैं सह पायलट बनना चाहता हूँ। छोटे लड़के ने कहा कि वह नीचे कूदने वाला था और राघव मल्होत्रा ने उसके कंधों को दबाया और अपनी मुस्कान को रोक लिया। जोंगहाई सिटी रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट रेगुलेशन के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सड़क पर मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। 12 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को यात्री सीट पर बैठाएं। आरव, अगर तुम सह पायलट बनना चाहते हो तो तुम योग्य नहीं हो। पिछली सीट पर भी आपको सेफ्टी सीट की जरूरत होती है। बेशक आप खुद भी स्कूल पैदल चलकर जा सकते हैं। राघव मल्होत्रा हंस पड़े। तुम? आरव ने जोश में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसका प्यारा सा चेहरा एक फूली हुई छोटी सी गेंद की तरह फूल गया। कितना प्यारा। राघव मल्होत्रा 2 बार हंसे, मजाक कर रहा था। बैठ जाओ, हम चलेंगे। पापा तुम्हें पहले दिन स्कूल भेज देंगे, लेकिन तुम देर नहीं कर सकते। उसने जल्दी से आरव को सीट बेल्ट बांधने में मदद की, फिर कार में बैठ गया और किंडरगार्टन की ओर चला गया। आरव अभी भी नाराज था, लेकिन रियरव्यू मिरर में राघव मल्होत्रा के चेहरे पर मुस्कान देखकर अब उसका गुस्सा खत्म हो गया था। अनन्या पीछे से फुसफुसाई, खिसियाहट टिल्डा बाबा हमें किंडरगार्टन भेजो। बहुत खुश हूँ टिल्डा, बाद में बाबा हमें अपने साथ ले जाएंगे। आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और हल्के से सिर हिलाया जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। वे बहुत धीमी आवाज में बोल रहे थे, लेकिन राघव मल्होत्रा फिर भी उसे स्पष्ट सुन सकते थे। उसने सोचा कि उसका बेटा सहमत नहीं होगा। आखिरकार वह अभी भी उसके प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण था, हमेशा अजीब और अव्यवस्थित दिखता था। लेकिन क्या वह वास्तव में उसे किंडरगार्टन भेजने के लिए सहमत हो गए? विचित्रता। राघव मल्होत्रा ने कार चलाकर इशिता मल्होत्रा द्वारा भेजे गए पते पर पहुंच गए। वे जहां भी जाते हैं, लग्जरी कारें ही ध्यान का केंद्र होती हैं। किंडरगार्टन शिक्षक बच्चों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। उनके चारों ओर माता पिता खड़े थे जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे। इतनी घमंडी रोल्स रॉयस दरवाजे पर रुकी, जिसने स्वाभाविक रूप से पहली बार सभी का ध्यान आकर्षित किया। मिस्टर फैन, क्या हमारे बगीचे में कोई नया बच्चा आया है? ये कार पहले कभी नहीं देखी। क्या ये रोल्स रॉयस है? मुझे याद है कि अनन्या और आरव की माँ भी इस कार को चलाती हैं, लेकिन यह इस कार जितनी आलीशान नहीं लगती। टीचर फैन, क्या यह नया बच्चा है? कौन सी क्लास का? माता पिता, आइए एक दूसरे को अच्छी तरह से जानें। शिक्षक फैन ने संदेह से अपना सिर हिलाया। नहीं, बगीचे में कोई नया बच्चा नहीं है। तो फिर यह नई लग्जरी कार किसकी है? बड़े आदमी ने उत्सुकता से देखा और एक लंबा, सुंदर और जवान आदमी को ड्राइवर की सीट से नीचे आते देखा। वाह टिल्डा, बहुत सुंदर। मैं किंडरगार्टन के गेट पर इतने खूबसूरत आदमी से क्यों मिली? भगवान, क्या ये जानबूझकर असहज नहीं है? ये किसी और के पति को पसंद करने का एक और दिन है। मुझे नहीं मालूम किस बच्चे का बाबा टिल्डा। हाँ, यह अनन्या और आरव हैं। टीचर फैन ने कहा। राघव मल्होत्रा ने कार वहीं लॉक कर दी है। एक हाथ से अनन्या को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से आरव तक पहुंच रहा है। आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन राघव मल्होत्रा ने आज्ञाकारी ढंग से उसका नेतृत्व किया। सूरज तो सचमुच पश्चिम से निकल रहा है, फिर मेरा बेटा अचानक आज्ञाकारी क्यों हो गया है? अनन्या, आरव टिल्डा, सुप्रभात। टीचर फैन ने दोनों बच्चों का अभिवादन किया और फिर राघव मल्होत्रा की ओर देखा। हेलो, तुम कौन हो? क्या आप टीचर फैन हैं? मैंने सुना कि बच्चे की माँ ने आपका जिक्र किया। मैं अनन्या और आरव का पिता राघव मल्होत्रा हूँ। फुफकार टिल्डा। भीड़ में ठंडी हवा का झोंका आया और आसपास खड़े अभिभावक और शिक्षक प्रशंसक हैरानी से राघव मल्होत्रा की ओर देखने लगे। क्या आप अनन्या और आरव के पिता हैं? हाँ, राघव मल्होत्रा ने पुष्टि की। अनन्या खुश होकर बोली, टीचर, ये मेरे बाबा हैं टिल्डा। आरव ने वास्तव में पहली बार अपना मुंह खोला। टीचर, यह मेरी बहन और मेरा चुंबन है। नमस्ते श्री मल्होत्रा। हे भगवान टिल्डा, ये पता चला है कि हमारे अनन्या और आरव के पिता बहुत सुंदर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हम अनन्या और आरव इतने प्यारे दिखते हैं। आरव बिल्कुल हमारे मिस्टर मल्होत्रा जैसा ही है। वह बचपन से ही एक सुंदर लड़का रहा है टिल्डा। श्री मल्होत्रा, आपकी प्रजनन क्षमता बहुत ही अद्भुत है। अनन्या और आरव जैसे प्यारे जुड़वा बच्चों को जन्म देने के कारण पूरा किंडरगार्टन आपसे ईर्ष्या करता है। पार्क में मौजूद माता पिता भी कहने लगे, अनन्या और आरव के पापा तो मिस्टर मल्होत्रा निकले। तुम तो बहुत सुंदर हो।
मिस्टर मल्होत्रा, भविष्य में मैं अनन्या और आरव को ज्यादा स्कूल भेजूंगी टिल्ड चलो हम माता पिता आकर्षक बने। हाँ टिल्ड मिस्टर मल्होत्रा, आपकी कार शानदार लग रही है। मुझे नहीं पता कि यह कौन सी रोल्स रॉयस है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे ऑनलाइन देखा है। ये कस्टम मॉडल नहीं होना चाहिए। पुरुष अभिभावक का ध्यान राघव मल्होत्रा पर था। कार पर राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और कहा, यह एक वैश्विक सीमित संस्करण उच्च स्तरीय अनुकूलित मॉडल है। सीमित उच्च स्तरीय अनुकूलित मॉडल, वाह, तब तो ये कार करोड़ों में होगी। मिस्टर मल्होत्रा, आप वाकई कमाल के हैं। श्री मल्होत्रा वास्तव में अमीर और सुंदर हैं। क्या आप हमारे मूल समूह में शामिल हो गए हैं? चलो वेचेट जोड़ते हैं और फिर हम समूह में शामिल हो सकते हैं टिल्ड जब अनन्या ने ये सुना तो उसने तुरंत उसे रोकने के लिए अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया। आरव माता पिता और अपने पिता के बीच खड़ा था, एक प्यारा सा चेहरा पकड़े हुए, लेकिन उसने जो कहा वह हजारों मील दूर एक विशालकाय व्यक्ति के शब्द थे। ज़ियाओक्सु मामा टिल्ड मैं पहले ही मूल समूह में शामिल हो चुका हूँ। बाबा और मामा हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए बाबा को जोड़ने की जरूरत नहीं है। हे टिल्ड बाबा और मामा का रिश्ता बहुत अच्छा है।